पिछली रात मधुमिता ने चेतन को जिस विक्रम को मारने की चेतावनी दी थी, उसी विक्रम की लाश को चेतन के बेड पर देखकर माही और वीर सिंह भी सख्ते में आ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। माही और वीर सिंह ने भी चेतन को कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। वीर सिंह ने चेतन को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शांत हो जाओ चेतन, तुम तो सबकी भलाई ही चाह रहे हो ना भाई, नहीं तो तुम्हें क्या लेना देना था इन सब से। तुम तो मुंबई जाके कभी भी खुद को अलग कर सकते थे इस खूनी वधू के चक्कर से, लेकिन तुमने गांव वालों की मदद करनी चाहिए। माही, जो कि बहुत डरी हुई थी, उसने कहा, वीर भैया, लेकिन ये गांव वाले कभी नहीं समझेंगे इस बात को। इस मौत का इल्जाम वो सीधा चेतन पर ही लगाएंगे। चेतन दोनों की बातों को एक टक सुने जा रहा था और वही बुत बनकर खड़ा था। इधर वीर सिंह को भी चेतन पर लगने वाले इल्जाम की बात से चिंता होने लगी। उसने धीरे से कहा, चेतन, ऐसे खुद को दोषी मानने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। चेतन अभी भी निश्शब्द था कि तभी उसे कमरे में किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। चेतन, जो कि बर्फ सा जमा बैठा था, उस आवाज को सुनते ही वो अचानक से डर गया और हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि ये आवाज उसी मधुमिता की थी जिसने चेतन को विक्रम की मौत की चेतावनी दी थी। उसकी आवाज सुनते ही चेतन घबराया हुआ कमरे में चारों तरफ देखने लगा। उसे ऐसे अचानक से घबराता देख वीर सिंह और माही भी घबरा गए। वीर सिंह ने तेजी से चेतन को पकड़ा और उसे झंझोड़ते हुए कहा, चेतन, चेतन, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे हड़बड़ा के क्या देख रहे हो? इस पर चेतन ने आश्चर्य से वीर सिंह की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें सुनाई दे रही है यह हंसी की आवाज? वीर सिंह और माही डर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन दूसरी ओर मधुमिता की आवाज कमरे में जोर जोर से गूंजने लगी और इस आवाज के गूंजते ही चेतन, जो कि किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, वो एकाएक छत की ओर देखते हुए झल्लाकर बोला, आखिर चाहती क्या हो मुझसे? ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो तुम निर्दोषों की जान ले रही हो? चेतन की आवाज सुनते ही कमरे में गूंज रही हंसी की आवाज और तेज हो गई। इसे सुनकर चेतन खुद में ही बड़बड़ाने लगा, इन निर्दोषों की मौत से अच्छा तो यही है कि मैं इस मधुमिता की बात मान लूं और लौट जाऊं अतीत में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी जान जाएगी ना, लेकिन कम से कम कोई निर्दोष तो नहीं मारा जाएगा मेरी वजह से। तभी कमरे में आ रही आवाज अचानक बंद हो गई। चेतन अब शांत होने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने महसूस किया जैसे उसकी आंखों के सामने शीशा चमक रहा हो, जिसमें से एक तेज रोशनी उसकी तरफ आ रही हो। वो झट से वीर सिंह और माही की ओर पलटा तो देखा वो लोग इन सब से बेखबर थे कि चेतन के साथ क्या हो रहा है और अभी भी लाश को छुपाने की ही बातों में परेशान थे। चेतन उन दोनों से कुछ कहता कि तभी अचानक उस शीशे पर खून से लिखा एक एक शब्द उभरने लगा। चेतन धीरे धीरे एक एक शब्द पढ़ रहा था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। जैसे ही चेतावनी उभरी, उस पर लिखा था, अतीत में वापस आ जा, वरना अगला शिकार तेरा कोई खास होगा। चेतावनी को पढ़ते ही चेतन का पूरा शरीर घबराहट में पसीने से तरबतर हो गया था। चेतावनी के साथ साथ मधुमिता की तीखी हंसी भी सिर्फ चेतन के ही कानों में गूंज रही थी। चेतन आवाजों से परेशान हो चुका था। वो किसी तरह फिलहाल इन सब से दूर भागना चाहता था। इन आवाजों को रोकने के लिए चेतन ने जोर से अपने कान बंद कर लिए, पर वो आवाजें आनी अब भी बंद नहीं हुई, जिस पर चेतन चीखते हुए बोला, अब बस करो, प्लीज स्टॉप दिस। और इतना कहते ही चेतन की आवाज पहले धीमी हुई और फिर वो लड़खड़ा कर गिर गया। चेतन को गिरते देख वीर सिंह तेजी से चेतन की ओर दौड़कर उसे पकड़ते हुए माही से बोला, माही, जल्दी से पानी लेकर आओ। माही दौड़कर नीचे से पानी लेकर आती है, लेकिन तब तक चेतन बेहोश हो जाता है। चेतन का यह हाल देखकर माही वीर सिंह को पकड़ के रोने लगती है। वीर सिंह उससे कहता है, माही, माही, संभालो खुद को। माही ने रोते हुए कहा, भैया, हम पापा को पहले ही खो चुके हैं और अब चेतन को ऐसे देखकर डर लग रहा है कि कहीं हम इसे भी ना खो दें। वीर सिंह तुरंत उसे गले से लगाते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा चेतन को, तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम उसकी पूरी मदद करेंगे। इस पर परेशान माही कहती है, हाँ भैया, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। आजकल तो हमें ऐसा लगने लगा है जैसे दिन ब दिन सब और उलझता ही जा रहा है।
वीर सिंह भी सोच में पड़ जाता है। आखिर क्या समाधान है इस समस्या का। जहां इधर वीर सिंह के घर चेतन बेहोश पड़ा था, वहीं दूसरी ओर वो तांत्रिक जिसने चेतन को हराने और खूनी वधू को खत्म करने का संकल्प लिया था, वो दिखने में पहाड़ से आकार वाले चिरंकारी बाबा के शिष्य के चरणों में पड़ा था और वो बार बार केवल यही मांग रहा था कि मुझे उन्हें हर हाल में पराजित करना है। आप मुझे वो सिद्धि दीजिए, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने प्राण भी दे सकता हूँ। इस पर चिरंकारी बाबा के शिष्य उस तांत्रिक की हट से संतुष्ट होकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। वो तांत्रिक कहता है, आप बस इतना बताइए कि मुझे क्या करना होगा। इस पर चिरंकारी बाबा के शिष्य ने अधकुली आंखों से तांत्रिक की ओर देखते हुए कहा, इस सृष्टि में सब संभव है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जितनी बड़ी शक्ति उतनी मुश्किल सिद्धि, और उतने ही मुश्किल सिद्धि के नियम। और यदि इस प्रक्रिया में तुमने एक भी गलती की तो तुम्हारा अस्तित्व भी नष्ट हो सकता है। लेकिन अनुशासन में रहकर तुमने अगर ये सिद्धि प्राप्त कर ली तो किसी को भी वश में करना या नष्ट करना तुम्हारे लिए चुटकी भर का काम होगा। चिरंकारी बाबा के शिष्य की ये बात सुनकर तांत्रिक ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे मंजूर है। कब आरंभ करना होगा इस सिद्धि के लिए अभ्यास? मैं जल्द से जल्द इसे शुरू करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर चिरंकारी बाबा के शिष्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, आज रात ही तुम जाकर तैयारी करो। तांत्रिक चिरंकारी बाबा के शिष्य को वहां से प्रणाम करके चला जाता है। जहां एक और तांत्रिक खूनी वधू पर विजय पाने के लिए शस्त्र इकट्ठे कर रहा था, वहीं दूसरी ओर फूलपुर गांव में वीर सिंह के घर के कमरे में पड़ी विक्रम की लाश वीर सिंह और माही के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। कमरे में बेहोश पड़े चेतन की फिक्र करते हुए वीर सिंह ने कहा, अगर किसी डॉक्टर को भी बुलाए तो कैसे? अगर उसने विक्रम की लाश देख ली तो अनर्थ हो जाएगा। माही जो कि रोई जा रही थी, घबराते हुए बोली, नहीं नहीं भैया, गांव वालों को लाश के बारे में पता चला तो वो चेतन को छोड़ेंगे नहीं। वीर सिंह भी यही सब सोचकर परेशान होते हुए बोला, लेकिन माही, इस लाश को हम बहुत देर तक अपने घर में नहीं रख सकते। आज रात ही कहीं ठिकाने लगाना होगा इसे, पर मैं अकेला ये सब कैसे करूंगा? इस पर माही ने कहा, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। गांव वालों को अगर ये पता चला कि गांव में एक और खून हो गया है तो खूनी वधू का आतंक और बढ़ जाएगा और इसके लिए सब चेतन को ही दोषी ठहराएंगे। वीर सिंह कहता है, तुम सही कह रही हो माही, दिन के उजाले में ये काम करना संभव नहीं होगा। अगर इसे करना है तो अभी रात में ही करना होगा। माही कहती है, हाँ भैया, इस लाश को अभी ही हमें कहीं सही जगह पर पहुंचाना होगा। ये सुनते ही वीर सिंह ने कहा, मुझे लगता है इस वक्त बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होगा और बाहर ले जाकर विक्रम की लाश को हम कहीं छिपा नहीं पाएंगे। इस पर माही ने परेशान होते हुए कहा, तो क्या हम पूरी रात इस लाश के साथ यूं ही बैठे रहेंगे? इस पर वीर सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर इस लाश को अभी छिपाना है तो एक ही रास्ता बचता है माही। माही तुरंत पूछती है, वो क्या भैया? एक और विक्रम की लाश को छिपाने की योजना बनाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर वो तांत्रिक उस चिरंकारी बाबा के शिष्य के सामने उस सिद्धि को पाने के लिए पहाड़ के बीचों बीच कंकालों की 5 खोपड़ी लिए बैठा हुआ था। तांत्रिक के पूरे शरीर पर लाल रंग और राख का लेप लगा हुआ था और थोड़ी दूरी पर चिरंकारी बाबा का शिष्य अपने स्थान पर आंखें मूंदे अपनी उंगलियों पे कुछ गिनता हुआ बुदबुदा रहा था। तांत्रिक और उन खोपड़ियों के बीच आग से दहकते अंगारों का पंचकोण था। तांत्रिक हर कोण से एक मुट्ठी अंगार उठाकर उनके सामने की एक खोपड़ी पर रखता जाता और कुछ बुदबुदाता हुआ फिर अगले कोण से अंगार निकालकर अगली खोपड़ी पर रखने की विधि दोहराया जा रहा था। धीरे धीरे 5 खोपड़ियों में हलचल होने लगी। चिरंकारी बाबा के शिष्य ने ये देखा तो उनके चेहरे पर घमंड की एक हंसी उभर आई। तांत्रिक और तेज तेज बुदबुदाता हुआ अपनी क्रिया करने लगा। देखते ही देखते 5 खोपड़ियां हवा में ऊपर उठने लगी। तांत्रिक का चेहरा डर और ऊर्जा से लाल हो गया था, क्योंकि उसने चिरंकारी बाबा के शिष्य की विद्या का कमाल देख लिया था। वो थर थर कांपता हुआ दोनों हाथ जोड़कर उन बाबा के सामने माथा टेक देता है। तभी उन खोपड़ियों में से एक साथ आवाज आती है,
हमें बुलाकर हमारा अपमान मत करना, हमें पाने के लिए पंचसिद्धि करना। और ये कह के वो पांचों खोपड़ियां फिर से अपनी जगह पर हिलना बंद कर देती है। ये सुनते ही चिरंकारी बाबा का शिष्य भारी आवाज में कहता है, सुना तांत्रिक, कर पाएगा ये तू जो चाहता है उसे पूरा करने के लिए तुझे पहले पंच सिद्धि प्राप्त करनी होगी। तांत्रिक ने बाबा की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, ये पंच सिद्धि क्या है बाबा? तांत्रिक की बात सुनकर बाबा ने मुस्कुराकर फिर घमंड और कुटिलता से कहा, सही समय पर बता दिया जाएगा। ये कहते ही चिरंकारी बाबा का वो शिष्य आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो जाता है। जहां एक और तांत्रिक पंचसिद्धि की बातों में उलझा था, वहीं दूसरी ओर गांव में वीर सिंह विक्रम की लाश को बोरे में बांधकर अपने कंधे पे उठाए अपने घर के पीछे की तरफ बढ़ रहा था। माही भी धीरे धीरे चुपचाप इधर उधर नजरें घुमाकर स्थिति का जायजा लेते हुए वीर सिंह के पीछे पीछे चल रही थी। इधर कमरे में चेतन, जो कि अभी तक बेहोश पड़ा था, वो एकाएक किसी की पायल की छन छन की आवाज से होश में आ जाता है। चेतन को एकाएक महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसे हिलाकर उठाया हो। चेतन उठता है तो वो महसूस करता है कि पूरा कमरा रात की रानी के फूलों से महक उठा है। वो अचानक हड़बड़ाकर इधर उधर देखता है कि तभी उसे अपने सामने चित्रलेखा दिखाई देती है। वो चेतन को देखकर थोड़ी घबराई हुई आवाज में चेतन से कहती है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम अब यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारी जान को खतरा है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। चेतन, जो कि चुपचाप चित्रलेखा की बातें सुन रहा था, वो धीमे से बोला, तुम मेरी चिंता मत करो चित्रलेखा, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी नियति थी यहाँ तक आना, लेकिन मेरा उद्देश्य है तुम्हें बचाना और मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा। इसे सुनकर चित्रलेखा के चेहरे पर थोड़ी चिंता उभर आती है और वो धीमे से बोलती है, नहीं, ये सब भूल जाओ, बस अपनी जान बचाओ और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। पर चेतन अपनी जिद पर अड़ा रहता है, मैं तुम्हें बचाकर रहूंगा चित्रलेखा। वो अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी अचानक उसे एक चीखती हुई आवाज आती है, तो तुझे इससे आजाद करना है, इससे। अब तू देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। याद रख, तेरी जिद की वजह से अब तेरी ही जान जाएगी। चेतन ये सुनते ही अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि ये आवाज चित्रलेखा के अंदर छिपी खूनी वधू की थी। चेतन उसकी आवाज सुनकर अवाक रह जाता है। वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी खूनी वधू एकाएक अपने हाथ से चेतन का पलंग ऊपर उठा देती है। चेतन खुद को हवा में देखकर डर जाता है। वो अपनी आंखें नीचे कर जैसे ही झांकने की कोशिश करता है कि तभी उसे अपने सीने पर एक भारीपन महसूस होता है। वो देखता है कि खूनी वधू उसके सीने पर आ बैठी है और उसका गला जोर से दबा रही है। चेतन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो जोर से चीखता हुआ खूनी वधू को धक्का देकर उठता है कि अचानक उसकी आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है। खूनी वधू उसके सपने में थी जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। इधर चेतन जहां अभी अभी उस खौफनाक सपने से जागा था, तो वहीं दूसरी ओर वीर सिंह और माही विक्रम की लाश को छिपाने के लिए अपने ही घर के पीछे वाली जगह पर गड्ढा खोद रहे थे। ठंडी रात और इस खुब अंधेरे में काफी देर की मशक्कत के बाद जैसे तैसे वीर सिंह और माही विक्रम की लाश को उठाकर गड्ढे में डाल ही रहे होते हैं कि अचानक पीछे से आई एक तेज रोशनी और आवाज से वो दोनों घबरा जाते हैं। तभी उनके हाथ से विक्रम की लाश छूट जाती है और गड्ढे में गिर जाती है। वो दोनों कुछ समझ पाते तभी दोबारा उन पर रोशनी पड़ती है और उन्हें समझ आता है कि ये फोटो खींचने की आवाज थी, जिसे सुनकर वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। आखिर कौन है वो आदमी जिसने लाश के साथ उनकी तस्वीर ली है, और अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है चेतन, माही और वीर सिंह के जीवन में? क्या खूनी वधू से बदला लेने के लिए तांत्रिक कर पाएगा पंचसिद्धि? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। माही और वीर सिंह विक्रम की लाश को अपने घर के पीछे गाड़ने की कोशिश कर ही रहे थे
कि अचानक से किसी ने उनकी तस्वीर खींच ली, जिसे देखकर दोनों सकते में आ गए। इस पर माही और वीर सिंह हड़बड़ा जाते हैं और माही डरते हुए कहती है, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पर वीर सिंह तुरंत उसे चुप रहने का इशारा करते हुए अपने कदम उस दिशा में बढ़ाने लगता है जहां से मोबाइल फ्लैश की रोशनी आई थी। इससे पहले कि वीर सिंह देख पाता कि वहां कौन है, वो अज्ञात व्यक्ति तुरंत झाड़ियों में घुस जाता है, जिससे हुई आवाज को सुन वीर सिंह चिल्लाता है, कौन कौन है वहां पर? उस अज्ञात व्यक्ति से तो कोई जवाब नहीं आता, लेकिन झाड़ियों में एक तेज सरसराहट होती है, जिस पर वीर सिंह भी तेजी से उस ओर भागता है। लेकिन उसे अंधेरे में दूर भागती केवल एक परछाई नजर आती है। इधर वीर सिंह के चिल्लाने पर माही भी पीछे पीछे दौड़ कर आती है और घबराते हुए बोलती है, भैया हमें जल्दी निकल जाना चाहिए यहाँ से। माही की बात सुनते ही वीर सिंह वापस उस गड्ढे के पास आता है जिसमें विक्रम की लाश गिरी हुई थी। वो तेजी से उस पर मिट्टी डालते हुए हांफते हुए कहता है, सुनो माही, अपने चेहरे पर से इस डर को भी यहीं दफन कर दो। अगर किसी ने तुम्हारे आगे विक्रम का कभी जिक्र भी किया तो ऐसे बर्ताव करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। सुन रहे हो ना मेरी बात? वीर सिंह ने थोड़ी तेज आवाज में पूछा तो माही सकपकाई हुई बोली, हाँ भैया, मैं ध्यान रखूंगी। विक्रम की लाश को अपने घर के पीछे छिपाकर वो दोनों तेज कदमों से घर में वापस आ जाते हैं। घर में घुसते ही माही और वीर सिंह भी सीधा दौड़कर चेतन के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उनके कदम कमरे के बाहर ही रुक जाते हैं। दोनों देखते हैं कि चेतन अपने बिस्तर के सिरहाने पर टेक लगाए आंखें मूंद कर लेटा हुआ है। ये देखकर वीर सिंह ने माही को चुप रहने का इशारा करते हुए धीमे से कहा, चलो यहां से, अभी चेतन को आराम करने देते हैं। वीर सिंह की बात सुन माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और चुपचाप वीर सिंह के पीछे पीछे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। पर उसे इस तरह उदास देख वीर सिंह ने मुड़कर माही के कंधे पर हाथ रखा और उसके चिंता से झुके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, तो चिंता मत कर माही, अगर कल सुबह तक चेतन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ तो किसी डॉक्टर को बुला लेंगे। अभी बहुत रात हो चुकी है, जा तू भी जाकर सो जा। ये कहकर वीर सिंह ने माही के सर पर हाथ फेरा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रात का 1 पहर बीत चुका था और फूलपुर गांव का हर शख्स नींद में डूबा हुआ था। पर दूसरी ओर इस गांव से दूर पहाड़ों में बैठा एक शख्स हाथों में अंगार लिए तेज तेज मंत्रों की हुंकार से माहौल को ऊर्जावान कर चुका था। ये कोई और नहीं बल्कि चिरंकारी बाबा के शिष्य के सामने बैठा वही तांत्रिक था, जो किसी भी सूरत में पंच सिद्धि की प्राप्ति कर खूनी वधू से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। पूरे शरीर में लाल रंग और राख का लेप लगाए वो तांत्रिक धधकते अंगारों पर अपने तप में लीन था। आज होने वाली पंच सिद्धि की सभी प्रक्रियाओं में अग्नि सिद्धि पंच सिद्धि का पहला पड़ाव था, जिसकी प्राप्ति से वो अग्नि में किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकता था। तांत्रिक के सामने एक चौकोर आकार में सिद्धि सेज बना हुआ था। उसमें तरह तरह का सामान था जो सिद्धि प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला था। उस सेज के बीचों बीच एक सफेद घेरे में लाल रंग के पत्थरों से कई कोण बने हुए थे। तांत्रिक विधि अनुसार उस सिद्धि में सभी प्रक्रिया को दोहराते हुए जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर अग्नि का आवाहन कर रहा था। जैसे जैसे तांत्रिक के स्वर ऊंचे हो रहे थे, वैसे वैसे माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा था। मंत्रों के उच्चारण के साथ ही एकाएक उस तांत्रिक के सामने अग्नि वर्षा होने लगी। छोटी छोटी चिंगारियां आकाश से गिरते हुए तांत्रिक और चिरंकारी बाबा के शिष्य के सामने एक अग्निकुंड जैसी आकृति में बदल गई। चिरंकारी बाबा का शिष्य उस अग्निकुंड को देखकर जहां मन ही मन प्रसन्न होते हुए अपना उच्चारण तेज कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर तांत्रिक भी चिरंकारी बाबा के शिष्य के उत्साह के आगे नतमस्तक होकर मंत्रों की हुंकार से माहौल में एक अलग सा आवरण बना रहा था। मंत्र सिद्धि की प्रक्रिया में रात के 3 पहर बीत चुके थे और अग्नि सिद्धि पूर्ण होने ही वाली थी कि तभी अग्निकुंड में एक आकृति उभरती है, जिसके साथ एक आवाज पूरे माहौल में गूंज जाती है, सिद्धि साधक की जय, सिद्धि साधक की जय। इसे सुनते ही चिरंकारी बाबा का शिष्य मुस्कुराते हुए अपने मंत्र को विराम देते हुए कहते हैं, तेरी सिद्धि पूर्ण हुई सिद्धि साधक। इस पर वो तांत्रिक चौंक कर पूछता है, ये सिद्धि साधक कौन है बाबा?
और ये किसका नाम आप और अग्निकुंड दोहरा रहे हैं? इस पर चिरंकारी बाबा का शिष्य गंभीर मुद्रा में कहता है, पंच सिद्धि के पहले चरण में तुम्हें अग्नि सिद्धि करनी थी। तुमने अपने हठ और मेरे मार्गदर्शन में इसे सिद्ध कर लिया है। तुम जानते हो, दुनिया में केवल 2 ही लोग हैं जो इस स्थान पर सिद्धि पाने के लिए आ चुके हैं, लेकिन तुम पहले हो जिसने इस सिद्धि को प्राप्त किया है। इस अग्नि कुंड से सिद्धि साधक नाम का गूंजना इस बात का प्रमाण है कि तुम इस सिद्धि में सफल हुए हो। आज से ये दुनिया तुम्हें तांत्रिक नहीं बल्कि एक सिद्धि साधक के नाम से जानेगी। ये सुनते ही तांत्रिक, जिसे अभी अभी सिद्धि साधक की उपाधि मिली थी, वो मुस्कुराते हुए चिरंकारी बाबा और अग्नि कुंड को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उस कुंड में बनी आकृति से एक और आवाज आती है, सिद्धि साधक, तुम्हारा पड़ाव यहाँ खत्म नहीं होता। याद रखना, अग्नि का तोड़ जल है और जल सिद्धि के बिना अग्नि सिद्धि अधूरी है। इसलिए आगे बढ़ो और पूरी करो अपनी पंच सिद्धि। ये कहकर अग्नि कुंड में बनी वो आकृति धुआं बनकर आसमान में बादलों के बीच गुम हो जाती है। इसे सुनकर वो तांत्रिक, जो अभी अभी सिद्धि साधक बना था, लालचवश चिरंकारी बाबा के शिष्य से कहता है, बाबा, आपके आशीर्वाद और ज्ञान से मैंने अग्नि सिद्धि प्राप्त कर ली है, पर मैं इसका असर देखना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो। इस पर चिरंकारी बाबा का शिष्य अपने हाथों को बढ़ाकर अग्निकुंड की ओर देखते हुए कहता है, अग्नि का आवाहन करो। और जैसे ही सिद्धि साधक तेज स्वर में अग्नि का आवाहन करता है, उस कुंड में एक अग्नि धधक उठती है। सिद्धि साधक को उस अग्नि में कुछ ऐसा दिखता है कि उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। उस अग्नि में सिद्धि साधक देखता है कि खूनी वधू और चेतन एक बड़े से विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे बेसुध पड़े हैं, मानो वो मर चुके हो। इसे देखकर सिद्धि साधक के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान उभर आती है। जहां एक ओर उस सिद्धि साधक के चेहरे पर जीत की खुशी उमड़ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर फूलपुर में चेतन की चिंता में माही पूरी रात करवटें बदल रही थी। साथ ही विक्रम की लाश को दफनाते वक्त उन्हें किसने देखा, ये चिंता भी उसे सताए जा रही थी। इसी कश्मकश में वो चुपचाप दबे कदमों से चेतन के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है कि चेतन का कमरा अभी भी खुला हुआ है और वो करवट लेकर सो रहा है। वो धीरे से कमरे में आकर चेतन के बेड पर उसके बगल में बैठ जाती है और धीमे से उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहती है, पता नहीं क्या मिला तुम्हें इस गांव में आकर। इससे तो अच्छा होता कि तुम कभी यहाँ आए ही ना होते। एक एक कर सब तुम्हारी जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये कहते हुए जैसे ही माही ने प्यार से चेतन के गाल पर अपना हाथ फिराया, तो चेतन भी धीमे से बोल पड़ा, तुम मिली ना, बाकी सब तो था ही मेरे पास, एक तुम्हारी कमी थी, वो इस गांव में आकर पूरी हो गई। ये सुनकर माही खुशी से लगभग चीखने ही वाली थी कि चेतन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, मरवाओगी क्या, भाई आ जाएगा तुम्हारा। और ये कहकर चेतन ने माही को अपने सीने से लगा लिया और धीमे से उसे छेड़ते हुए कहा, एक बात बताऊं, होश में तो मैं रात में ही आ गया था, पर थकान के कारण कब मुझे इतनी गहरी नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। इस पर माही ने थोड़ा शरारती अंदाज में खुद को चेतन की सीने से दूर करते हुए कहा, हाँ लेकिन अब उठ जाओ, सुबह होने ही वाली है। ये सुनकर चेतन ने माही को फिर से अपनी ओर खींचते हुए उसके गाल पर एक किस किया और कहा, जब जागो तभी सवेरा। ये कहते हुए चेतन ने माही के दूसरे गाल पर भी किस कर लिया। फिर उससे पूछा, आप ठीक हो ना? इस पर माही मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बदमाश हो तुम। पर चेतन ने माही की बातों को इग्नोर करते हुए उसे बाहों में भरकर अपने पास लिटा लिया और उसके होठों को चूमने लगा। इस पर माही ने भी अब खुद को नहीं रोका और चेतन को चूमने लगी। माही ने चेतन के कानों में धीरे से कहा, मुझे छोड़कर कभी मत जाना चेतन, कल रात मैं बहुत डर गई थी। इस पर चेतन ने माही के चेहरे को दोनों हाथों से प्यार से पकड़ा और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। ये कहते ही चेतन ने प्यार से फिर से माही को चूमना शुरू कर दिया। कमरे में दोनों की सांसें अब तेज होने लगी थी
और दोनों हसरतों के सैलाब में डूबने लगे थे। धीरे धीरे माही और चेतन एक दूसरे में ऐसे समाते चले गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। कमरे में सूरज की पहली रोशनी से माही उठी तो वो चेतन की ओर देखकर मुस्कुरा दी और धीमे से उसे चूमते हुए उसके कानों में बोली, आई लव यू चेतन। ये बोलकर माही ने धीमे से चेतन का हाथ अपने ऊपर से हटाया और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद चेतन जैसे ही अपनी नींद से उठा तो सबसे पहले उसने माही को अपने बिस्तर पर ढूंढा। वो उठकर जा चुकी थी। चेतन बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ घंटे पहले माही के साथ बीते लम्हों को याद करके मुस्कुरा उठता है। चेतन मन ही मन कहता है, माही, जब से मैं इस गांव में आया हूं तुमसे मिलने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। मेरे साथ हमेशा यूं ही रहना, मुझसे कभी दूर मत जाना। चेतन के चेहरे पर माही के ख्याल का असर साफ दिख रहा था। वो मुस्कुराते हुए जैसे ही बेड से नीचे पैर रखता है, कुछ देखकर वो एकदम से चौंक जाता है। वो देखता है कि बेड के सामने से एकाएक पैर के निशान कमरे से बाहर की ओर जा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर चेतन के होश उड़ गए। वो घबराते हुए बोला, ये खून से बने पैरों के निशान कहां से आ गए मेरे कमरे में? और वो ये सब सोच ही रहा था कि एक जोरदार हवा आती है और उसके सामने दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर चेतन डर जाता है। वो देखता है खून से बने पैरों के निशान अब कमरे से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मानो वो निशान चेतन को कहीं किसी दिशा में ले जाना चाहते हो। वो तेजी से उन कदमों का पीछा करते हुए घर से बाहर निकलता है, पर कदमों के निशान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन कदमों का पीछा करते हुए कब वो अपने घर से निकलकर फूलपुर गांव के दूसरे कोने तक आ पहुंचा, उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। कुछ देर चलने के बाद चेतन ने देखा कि वो निशान खत्म हो गए हैं। वो ठहर कर अपने आसपास देखता है तो पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि पैर के निशान का पीछा करते करते वो शमशान पहुंच चुका था। वो हड़बड़ाया हुआ खुद से कहता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? आखिर ये पैरों के निशान मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? उसने अपने चारों तरफ घूमकर देखा। अचानक से दिन के समय में उस पूरे माहौल में अमावस्या जैसा काला अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैल गया। तभी उसने देखा कि वो खून से बने कदम शमशान के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। तभी एकदम से अगल बगल कुछ लाशें धूं धूं कर जल उठती है और पैरों के निशान एकाएक जलती चिताओं के आसपास आकर रुक जाते हैं। चेतन रुक कर देखता है तो उसके ठीक सामने जो चिताएं जल रही थी वो अचानक से बुझ गई और वहां राख ही राख बिखर गई। चेतन अपने सामने इस नजारे को देखकर सुन्न रह जाता है और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एक चीखती हुई आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है, किसी और की मौत पे इतना सदमा लगा कि तू बेहोश हो गया, तो सोच क्या होगा जब तेरा कोई अपना मेरा शिकार बनेगा। इस आवाज के साथ मधुमिता की चेतावनी तीखी हंसी में बदल जाती है। इस चीखती आवाज को सुनते ही चेतन हड़बड़ाकर पीछे की ओर अपने पैर खींच ही रहा होता है कि अपने पीछे पड़े एक राख के ढेर में किसी चीज से उलझकर वो वहीं गिर जाता है। चेतन जैसे तैसे खुद को संभालकर उठ ही रहा होता है कि अचानक उसे अपने सामने राख के ढेर में कुछ चमकीली सी चीज नजर आती है। वो थोड़ा ठिठक जाता है और झुक के राख की परतें हटाने लगता है। राख को हटाते हुए जैसे ही वो चमकती हुई चीज चेतन अपने हाथों में लेता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो चमकीली चीज कुछ और नहीं बल्कि माही की पायल थी, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। वो घबराते हुए खुद से बोलता है, इसका मतलब मधुमिता का अगला शिकार कोई और नहीं, मेरी माही है। आखिर कैसे पहुंची माही की पायल शमशान घाट में? क्या चेतन की गलती की सजा माही को मिलने वाली है? और क्या होगा सिद्धि साधक का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। शमशान में माही की पायल देखकर चेतन बुरी तरह से घबरा गया। पसीने से लथपथ चेतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी चीखती हुई चेतावनी भरी आवाज फिर से चेतन के कानों में गूंज गई,
मैंने कहा था ना, अगला शिकार तेरा कोई खास होगा और मारेगी तेरी प्यारी चित्रलेखा यानी खूनी वधू। ये सुनते ही वहां का माहौल जो अमावस्या जैसे अंधकार से भर उठा था, वहां सूरज की तेज किरणें चमकने लगी। चेतावनी सुनते ही चेतन हाथों में माही की पायल लिए वहां से बेतहाशा घर की ओर भागने लगा। चेतन घर पहुंचा और दौड़ता हुआ सीधा माही के कमरे में पहुंच गया। कमरे में पहुंचते ही चेतन ने देखा माही अपने बिस्तर पर निढाल पड़ी हुई है। चेतन उसे देखते ही जोर से चिल्लाया, माही उठो, माही उठो। चेतन की चीख सुनते ही माही हड़बड़ाकर उठ गई, मानो किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। माही के हड़बड़ाते ही चेतन तेजी से उसकी ओर बढ़ा और कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। चेतन के इस व्यवहार पर माही कुछ देर के लिए ठिठक गई। चेतन को इस हालत में देखकर उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कमरे में घुसते ही जिस तरह चेतन ने चीखते हुए माही का नाम लिया था, माही भी चेतन पर बिल्कुल उसी तरह खींचकर उससे पूछना चाहती थी कि आखिर क्या मुसीबत आ गई। पर जिस तरह अभी अभी चेतन ने माही को गले लगाया था, माही समझ गई कि जरूर कुछ हुआ है। माही कुछ पल के लिए शांत रहती है और चेतन भी माही को यूं ही थामे बैठा रहता है। चेतन को अभी भी यूं ही घबराया देख माही थोड़ी देर बाद उसकी पीठ सहलाते हुए कहती है, कुछ हुआ है क्या चेतन, बताओ मुझे। इस पर चेतन ने खुद को संभाला और बिना खुद को माही से अलग किए धीरे से कहा, मुझे लगा उस खूनी वधू ने तुम पर हमला कर दिया है, इसलिए मैं डर गया था। ये सुनते ही माही ने चेतन के सीने से खुद को अलग करते हुए गुस्से से पूछा, तुम्हें हर वक्त उस खूनी वधू की ही क्यों पड़ी रहती है। माही के इस सवाल पर चेतन ने अपनी बंद मुट्ठी माही के आगे खोल दी। चेतन के हाथ में पायल को देखते ही माही चौंक गई और उसने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे ये तो मेरी पायल है चेतन, तुम्हें कहाँ मिली, सुबह तुम्हारे कमरे में रह गई थी क्या। कहते हुए माही ने बेपरवाही से अपने पैर को टटोला। माही के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, लेकिन तभी चेतन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी ये पायल मुझे शमशान में मिली। और ये सुनते ही माही की बेपरवाही अचानक खौफ में बदल गई। उसने बुरी तरह से चौंक कर कहा, तुम सच बोल रहे हो चेतन। चेतन ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और इसलिए मैं डर गया था माही। ये बोलते ही चेतन माही को कुछ देर पहले हुई सभी बातों को धीरे धीरे बताने लगा कि तभी अचानक वीर सिंह की आवाज आई, जिसे सुनकर चेतन माही को कमरे में छोड़कर अपने कमरे की ओर निकल गया। अपने कमरे में घुसते ही चेतन ने देखा बिस्तर पर रखा फोन तेजी से वाइब्रेट हो रहा था। पूरी स्क्रीन लाल होकर ब्लिंक कर रही थी। चेतन खुद को संभालता या फोन उठाता, उससे पहले फोन में से एक चीखती हुई आवाज आई, पता तो चल ही गया होगा ना कि मेरा अगला शिकार कौन है। और ये बोलते ही पूरे कमरे में मधुमिता की जोरदार खिलखिलाहट गूंज उठी। जहां इधर वीर सिंह के घर पर खौफ का आलम था, तो वही वो तांत्रिक जिसने कल ही सिद्धि साधक की उपाधि पाई थी, वो बेसब्र होकर अपनी सिद्धियां पूर्ण कर लेना चाहता था। इसी लोभवश वो चिरंकारी बाबा के शिष्य से कहता है, मैं संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए बेसब्र हूँ और जल्द से जल्द अपनी पंच सिद्धि को पूर्ण करना चाहता हूँ, मेरी शिक्षा आरंभ कीजिए। इस पर चिरंकारी बाबा के शिष्य ने कहा, आज की विद्या सीखने से पहले तुम्हारा ये देखना जरूरी है। ये कहते ही चिरंकारी बाबा के शिष्य ने अपनी आंखें मूंद कर पहले कुछ जाप किया और जैसे ही आंखें खोली, उनके सामने एक चूहा और बिल्ली प्रकट हो चुके थे। उसे देखकर सिद्धि साधक ने पूछा, इस सिद्धि में इनका क्या काम है बाबा। इस पर चिरंकारी बाबा के शिष्य ने सिद्धि साधक को शांति बनाए रखने का इशारा करते हुए कहा, सिर्फ देखो। सिद्धि साधक गौर से देखता है और अचंभित हो जाता है, अरे ये कैसे संभव है। चूहा हमेशा बिल्ली से दूर भागता है क्योंकि बिल्ली उसे खा जाती है, पर यहाँ ये चूहा बिल्ली से डरने की बजाय वहां चुपचाप बिल्ली के सामने बैठा है, और बिल्ली जिसके ठीक सामने उसका शिकार बैठा है वो केवल उसे सूंघ रही है, उस पर हमला नहीं कर रही। सिद्धि साधक ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सिद्धि साधक के चेहरे पर आश्चर्य देखकर चिरंकारी बाबा के शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, वायु नियंत्रण विद्या। इस सिद्धि को पाने के लिए तुम्हें वायु की उपासना कर उनसे शक्ति प्राप्त करनी होगी। इस पर सिद्धि साधक ने उत्साह के साथ कहा, मैं अवश्य करूंगा, आप बस मुझे ये बताइए कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा।
चिरंकारी बाबा के शिष्य ने सिद्धि साधक का उत्साह देखकर कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम्हें वायु आराधना शुरू करनी होगी। याद रखना, ये तब कठिन है। इधर जहां सिद्धि साधक वायु विद्या सीखने की तैयारी कर रहा था, तो वहीं ट्रैवल ब्लॉगर रॉकी खूनी वधू के आतंक से अनजान गांव में घूम घूम कर अपने मोबाइल कैमरे में तस्वीरें कैद कर रहा था। उत्साहित रॉकी तस्वीरों को देख मन ही मन खुश होता हुआ बड़बड़ाता है, इस गांव की फोटोज मेरे ब्लॉग को वायरल कर देगी। कितनी शांति और हरियाली है यहाँ। वापस जाकर एक बार सभी फ्रेंड्स को पहले ये तस्वीरें दिखाऊंगा और फिर उन्हें बोलूंगा कि फूलपुर जरूर आए। सारी तस्वीरें खींचकर वो अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करता है। खींची हुई सारी फोटोग्राफ्स लैपटॉप की स्क्रीन पर उभरते ही रॉकी, जो कि चहकते हुए फोटोज देखना शुरू करता है, वो अचानक हैरान रह जाता है। उसने आज दिन में गांव में अलग अलग जगह जो भी तस्वीरें खींची थी, स्क्रीन पर वो तस्वीरें थी ही नहीं। वो सभी फोटोज धुंधली थी। रॉकी परेशान होकर तेजी से उन सारी फोटोज को अपने लैपटॉप पर बड़ा कर करके देखने लगा, तो उसने उन तस्वीरों में एक फोटो को ध्यान से देखा, क्योंकि वो इकलौती साफ तस्वीर थी। उसे उस फोटो में एक अजीब सा पुराना कुआं दिखाई देता है। रॉकी उस कुएं को देखकर दंग रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है, फोटो तो मैंने खेत खलिहान और हरियाली की खींची थी, तो यहाँ ये कुआं कहाँ से आ गया। वो फोटो को और ध्यान से देखता है और इस बार चौंक जाता है, ये क्या है? कुएं के अंदर ये लड़की कौन है? और मैंने तो ये फोटो खींची ही नहीं। रॉकी अपने लैपटॉप में उभरी इस तस्वीर को देखकर पूरी तरह डर गया। उसने तेजी से अपना लैपटॉप बंद किया और मन ही मन बोला, क्या अजीब जगह है ये। मैं कल दोबारा जाऊंगा उस जगह, आखिर देखो तो सही कि दिक्कत मेरे फोन के कैमरे में है या उस जगह में। जहां एक तरफ गांव में आया ये यात्री फूलपुर गांव की सच्चाई से अनजान था, वहीं दूसरी ओर सिद्धि साधक रात के तीसरे पहर से ही उस पहाड़ की चोटी पे डेरा डाले बैठा था। सिद्धि साधक पहाड़ की चोटी पर और अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ जोड़कर कुछ शब्दों का उच्चारण कर रहा था। तभी पहाड़ के नीचे जंगलों से कई जानवरों के एक साथ चिंघाड़ने की आवाज आने लगी। चिरंकारी का शिष्य उत्तेजना से गहरी सांसें लेने लगा और सिद्धि साधक ने अपनी ऊर्जा और बढ़ा दी। देखते देखते एक बहुत बड़ा हवा का बवंडर गोल चक्र बनाता हुआ उस पहाड़ की चोटी को घेर लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस चोटी को कवच पहना दिया हो। तभी उस बवंडर से एक आवाज आई जो ऐसी लग रही थी जैसे चारों तरफ से आवाजों का सैलाब उठा हो। मुझे जगाने की हिम्मत सैकड़ों सालों में किसी ने नहीं की। तू मुझे जगाकर ऐसी शक्ति का मालिक होगा जो इस धरती पर हर आत्मा के अस्तित्व को अपने इशारे पे नचा सकता है। अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी वायु तपस्या सफल हुई। उसकी ये बात सुनकर सिद्धि साधक ने अपनी आंखें खोली। वो चारों तरफ का हाल देखकर इतना डर गया कि उसके पैर लड़खड़ा गए और वो नीचे लुढ़क गया। लेकिन वो ये देखकर स्तब्ध रह जाता है कि गिरने की बजाय वो हवा में तैरने लगा है। वो समझ चुका था कि उसे वायु सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। उसके चेहरे पर एक विजयी होने की अहंकार भरी मुस्कुराहट थी। तभी हवा का वो बवंडर वहां से गायब हो गया और सिद्धि साधक ने घमंड भरी आवाज में हुंकार भरी, खूनी वधू, मैं एक एक कर सभी सिद्धियों को प्राप्त करूंगा। तू देख कैसे तू और तेरा वो रक्षक मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगेंगे। इसके साथ पूरे माहौल में सिद्धि साधक की एक तेज हंसी गूंज जाती है। जहां उधर सिद्धि साधक सिद्धियां प्राप्त कर रहा था, वहीं दूसरी ओर गांव में वीर सिंह के घर माही और वीर सिंह बैठे बातें कर रहे थे। माही ने वीर सिंह से कहा, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चेतन के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, मेरी दोस्त चेतन के मामले में हमारी मदद कर सकती है। वीर सिंह समझ गया कि माही अर्पणा की बात कर रही है। वो कहता है, कौन? वही तुम्हारी दोस्त अर्पणा? हाँ भैया वही। उसके पास कुछ विद्याएं हैं जिनकी मदद से वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी चेतन को इन सब से निकालने का। इस पर वीर सिंह थोड़ा गंभीर होकर बोला, तुम्हें ये सब इतनी छोटी बात लगती है माही? ऐसे टोने टोट के जानने वाले इस गांव में कदम कदम पर पड़े हैं, फिर भी देख रही हो ना कितनी जाने जा रही हैं उस खूनी वधू के हाथों। और तुम्हें तब भी लगता है कि तुम्हारी दोस्त हमारी मदद कर सकती है, तो ये तुम्हारी भूल है। ये सुनकर माही को ऐसा लगा जैसे वीर सिंह उसकी बातों को बस टालने की कोशिश कर रहा है। वो गुस्से से बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप आखिर चाहते क्या है।
मैं जब भी अर्पणा का जिक्र करती हूँ आप टाल देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते ही नहीं कि चेतन कभी ठीक हो। ये कहते कहते माही का गला भर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर वीर सिंह ने कहा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो माही कि मैं चेतन का भला नहीं चाहूंगा? दोस्त माना है, उसे ऐसे कैसे छोड़ देंगे किसी भी हालत में? वीर सिंह की बातें सुनकर माही का गुस्सा शांत नहीं हुआ, पर वीर सिंह बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए माही के सिर पर हाथ फिराते हुए वो वहां से निकल गया। वीर सिंह भले ही माही के सामने से उठकर बाहर आ गया था, पर अर्पणा के प्रति उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसने मन में सोचा, अर्पणा के दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो वो मुझसे छिपा रही है। उसने मुझे अब तक नहीं बताया कि वो माही से मिल चुकी है। उसे बताना तो चाहिए था मुझे। आखिर वो क्या करने का सोच रही है? आज मैं अर्पणा से सारा सच जान कर रहूंगा। ये सोचता हुआ वो गुस्से में अर्पणा के घर के लिए निकल गया। इधर माही को भी एहसास होता है कि उसने वीर भैया पर गुस्सा निकालकर अच्छा नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा, पता नहीं कैसे मैंने उन पर शक कर लिया, लेकिन वो भी तो अर्पणा का जिक्र आते ही हमेशा कन्नी काट लेते हैं। ये सोचती हुई माही अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। जहां माही वीर सिंह की बातों से परेशान थी, तो वहीं दूसरी ओर चेतन का मन माही को लेकर अभी भी शांत नहीं था। वो चुपचाप घर से बाहर बड़बड़ाते हुए निकल जाता है। उस चेतावनी के बाद भी माही आज तो बच गई, लेकिन इससे पहले कोई अनहोनी हो, मुझे कालदूत से मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। और ये सोचते सोचते चेतन गांव के दूसरी ओर बने तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। भरी दोपहरी यहाँ कोई आता जाता नहीं था, इसलिए चेतन सुकून से थोड़ी देर वहां बैठकर मन ही मन कहता है, कालदूत, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम जहां कहीं भी हो मेरे पास आओ। मैं इस परेशानी से अकेले नहीं लड़ सकता। तालाब में पास पड़े कंकड़ को फेंकते हुए वो ये सब बोले जा रहा था कि तभी उसने देखा पीछे से कोई और भी है जो तालाब में कंकड़ फेंक रहा है। चेतन ने पलटकर देखा तो राहत की एक गहरी सांस ली और कहा, कालदूत, मैं जीवन में कभी ऐसी जगह नहीं उलझा था जहां से निकलना मुश्किल हो, पर इस बार अतीत और वर्तमान में ऐसा फंसा हूं कि समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं। एक तरफ चित्रलेखा की मुक्ति है तो दूसरी तरफ माही की जान को खतरा। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर मैं क्या करूं। कालदूत चेतन की बात को गौर से सुन रहा था। उसने चेतन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चेतन, मैं पिछली बार भी तुम्हें समझा चुका हूं कि अतीत के षड्यंत्र में फंसना अब ठीक नहीं होगा। ये अतीत की गुत्थी आसानी से नहीं सुलझने वाली। हो सकता है कि इसे सुलझाने में तुम बहुत कुछ खो दो। शायद इसलिए चित्रलेखा भी नहीं चाहती कि तुम अतीत में जाओ। चेतन सोच में पड़ जाता है। वो घबराकर कालदूत की तरफ जैसे ही कुछ पूछने को होता है कि तब तक कालदूत वहां से गायब हो जाता है। परेशान होकर जहां चेतन अब घर की तरफ लौटने लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ वीर सिंह अर्पणा के घर के नजदीक पहुंच जाता है। रेलवे ट्रैक को पार करते हुए वो अर्पणा के घर पहुंचता है और तेजी से दरवाजा पीटने लगता है। दरवाजा झट से खुल जाता है, मानो वो बंद ही ना हो। वीर सिंह अपने कदम बढ़ाता है और जैसे ही कमरे में दाखिल होता है, वहां का दृश्य देख वो चौंक जाता है। अर्पणा के घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। वीर सिंह अर्पणा को आवाज लगाता है, अर्पणा, अर्पणा, कहाँ हो तुम? वो घर में, घर के पीछे, हर जगह देखता है, लेकिन अर्पणा उसे कहीं नहीं मिलती। वो घबराया हुआ जैसे ही बाहर के कमरे से दरवाजे की तरफ आने लगता है, उसका पैर एक मिट्टी की गुड़िया से टकरा जाता है। जैसे वो नीचे देखता है, उसका सिर चकरा जाता है। वहां अर्पणा के वही टोने टोटके का सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिसे वीर सिंह ने पहले भी उससे लेकर फेंक दिया था। वो सब दोबारा यहाँ देखकर वीर सिंह बुरी तरह डर जाता है और अपने आप से बोलता है, हे भगवान, कहीं अर्पणा किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है। क्या हुआ है अर्पणा के साथ, और क्या सच में माही की जान खतरे में है? कैसे सुलझाएगा चेतन अतीत की इस गुत्थी को? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। वीर सिंह अर्पणा को घर में ना पाकर बुरी तरह घबरा जाता है। आखिर कहाँ गई होगी अर्पणा, और ये घर ऐसे बिखरा हुआ क्यों है? अब मैं कहाँ और कैसे ढूंढूं मेरी अर्पणा को? ये कहते हुए वीर सिंह वहीं जमीन पर बैठ गया और उस मिट्टी की गुड़िया जो उसे अर्पणा के कमरे में मिली थी, उसे देखकर दुखी होते हुए बोला, कितनी बार समझाया था तुम्हें अर्पणा, ये टोना टोटका छोड़ दो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें इतने बड़े संसार में? जहां एक और वीर सिंह अर्पणा को लेकर परेशान था, तो वहीं दूसरी ओर चेतन कालदूत से मिली चेतावनी के बाद घर की ओर लौट रहा था। लगभग शाम हो चली थी।
चेतन घर पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर से दरवाजा खुला हुआ है। चेतन आगे बढ़ता है और अंदर कदम रखते ही वो चौंक जाता है। वीर सिंह तो अक्सर घर से बाहर होता है, लेकिन माही ऐसे घर खुला छोड़ के कैसे कहीं जा सकती है। चेतन घर में हर जगह माही को ढूंढता है, लेकिन माही उसे कहीं नहीं दिखती। वो पूरी तरह घबरा जाता है और अपने आप से कहता है, आखिर बिना बताए वो गई कहाँ। वो सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में वो चेतावनी कौंध जाती है, अगला शिकार कोई खास होगा। चेतन ये सब सोचकर परेशान हो जाता है और वीर सिंह को कॉल करता है। वीर सिंह चेतन का कॉल देखकर खुद को संभालते हुए कॉल रिसीव करता है। हाँ चेतन। चेतन घबराते हुए कहता है, वीर सिंह, माही घर में नहीं है। मैं आया तो देखा बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन माही कहीं नहीं है। ये सुनते ही वीर सिंह के होश उड़ गए। उसने घबराते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? माही भी कैसे गायब हो सकती है? इस पर चेतन ने चौंकते हुए पूछा, माही भी मतलब और कौन हुआ है? वीर सिंह ने घबराते हुए कहा, मैं अर्पणा के घर पर हूं चेतन। अर्पणा भी अपने घर पर नहीं है। ये कहते ही वीर सिंह का गला भर आया। अर्पणा के गायब होने की खबर सुनकर चेतन भी चौंक जाता है, लेकिन वीर सिंह को यूं घबराया हुआ देखकर चेतन उसे समझाता है, वीर सिंह, ये समय हिम्मत खोने का नहीं है। हौसला रखो, उसे कुछ नहीं होगा। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मैं हवेली की तरफ बढ़ रहा हूँ, तुम भी जल्दी से पहुंचो। फोन रखते ही चेतन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो बिना रुके हवेली की तरफ भागने लगा। एक तरफ जहाँ चेतन माही के लिए परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैवल ब्लॉगर रॉकी भी हैरान परेशान फूलपुर गांव में उसी जगह पर खड़ा था जहां कल उसने तस्वीरें खींची थी। रॉकी खड़ा होकर अपने सामने सभी चीजों को गौर से देखते हुए खुद से कहता है, यार कमाल है, ये जगह तो कल जैसी ही खूबसूरत दिख रही है, पर जब मैं फोटो खींचता हूँ तो तस्वीर में कुआं कहाँ से आ जाता है? यहाँ तो कोई कुआं है ही नहीं। आखिर माजरा क्या है? ये सोचते हुए रॉकी को थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी अचानक भागता हुआ चेतन, जो कि माही की तलाश में हवेली की तरफ जा रहा था, रॉकी को देखकर एक पल के लिए रुक गया। चेतन ने हाँफते हुए रॉकी से पूछा, भाई तुमने किसी लड़की को इधर से जाते हुए देखा है क्या? चेतन के इस सवाल पर रॉकी, जो कि पहले से ही कंफ्यूज खड़ा था, उसने झल्ला कर कहा, अरे मैंने क्या देखा क्या नहीं मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या बताऊं भाई? यहाँ तो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। चेतन को रॉकी की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन इस वक्त उसके पास उसकी बात समझने और समझाने का वक्त नहीं था। चेतन बिना कुछ कहे ही तेजी से हवेली की तरफ भागने लगा। ये सब देखकर रॉकी और हैरान हो गया। रॉकी के लिए ये सब अचंभित करने जैसा था। उसने खुद से कहा, भाई अजीब सी जगह है और लोग तो और भी अजीब है। पता ही नहीं चलता ये गांव भी है या कोई भूल भुलैया। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कोई यहाँ आए। रॉकी वहां से जाने लगता है और बड़बड़ाते हुए खुद से आगे कहता है, यहाँ आना ही बेकार हो गया। एक तो सारी तस्वीर ढूंढने निकली और जो एक तस्वीर ठीक आई थी उसमें भी इतना बड़ा झोल है। जहाँ एक और रॉकी को अपनी खींची तस्वीर में वो सब दिखाई दे रहा था जो असल में वहां था ही नहीं। तो वहीं दूसरी ओर सिद्धि साधक वायु सिद्धि प्राप्त करने के बाद बहुत उत्साहित था। रह रहकर उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी, बस अब 2 सिद्धि और बची है। इसके बाद मैं खूनी वधू को अपने वश में करूंगा और उसके रक्षक उस चेतन का भी अभिमान तोड़ूंगा। सिद्धि साधक चिरंकारी बाबा के शिष्य का ध्यान भंग नहीं करना चाहता था, इसलिए गुफा के बाहर ही उनकी प्रतीक्षा करने लगा। जैसे चिरंकारी बाबा के शिष्य अपना जाप पूर्ण कर गुफा के बाहर आए, सिद्धि साधक ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और कहा, पंच सिद्धि की प्राप्ति के लिए मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आगे की प्रक्रिया बताइए। सिद्धि साधक की आवाज में घमंड का भाव भर आया था। उसकी इस बात को सुनकर पहले तो चिरंकारी बाबा का वो शिष्य खूब हंसा और फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी निष्ठा देखकर अपने आप पर गर्व हो रहा है कि तुम मेरी मदद से ये सिद्धियां प्राप्त कर रहे हो, लेकिन आगे का मार्ग और कठिन होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जल सिद्धि की विशेषता ये है कि अगर अपने आसपास जल का घेरा बना लो तो कोई तुम तक नहीं पहुंच सकता। ये जल का घेरा तुम्हारे लिए कवच का काम करेगा, किसी भी तरह का शस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। चिरंकारी बाबा के शिष्य की बात सुनकर सिद्धि साधक की बाँछें खिल उठी। उसने खुश होते हुए कहा,
आदेश दीजिए, मैं आज इसी समय सिद्धि के लिए तैयार हूँ। तभी चिरंकारी बाबा के शिष्य ने सामने खड़े सिद्धि साधक को पीछे देखने का इशारा किया। सिद्धि साधक ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी आंखों के सामने एक तालाब था। चिरंकारी बाबा के शिष्य ने कहा, तुम्हें कुछ क्षण इस तालाब के भीतर बिताने होंगे। अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हें जल्द सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस पर सिद्धि साधक ने बिना पूरी बात को सुने खुश होते हुए सीधे तालाब में छलांग लगा दी। तभी सामने खड़े चिरंकारी बाबा के शिष्य ने कहा, जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम इस तालाब से बाहर नहीं निकलोगे। सिद्धि साधक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानता था कि ये कोई मुश्किल चुनौती नहीं है। लेकिन तभी चिरंकारी बाबा के शिष्य ने अपनी उंगली के इशारों से देखते ही देखते पूरे तालाब को बर्फ में बदलना शुरू कर दिया। जल की ठंडक महसूस होते ही सिद्धि साधक समझ गया कि ये चुनौती इतनी भी आसान नहीं थी। उसने आंखें खोली तो देखा तालाब का पानी बर्फ बन चुका था। इस पर वो मुस्कुराया और कपकपाती मगर तेज आवाज में चिल्लाया, मैं हर चुनौती पार करने के लिए तैयार हूँ। मेरे रक्त की एक एक बूंद भी जम जाए तो भी मैं इस तालाब से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं जल्द सिद्धि प्राप्त करके रहूंगा। सिद्धि साधक का ऐसा विश्वास देखकर चिरंकारी बाबा के शिष्य के चेहरे पर भी आत्मविश्वास भरी मुस्कान तैर गई। इधर सिद्धि साधक काफी देर तक उस तालाब के भीतर खड़ा रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इतनी देर सिद्धि साधक को ऐसी ठंड से लड़ते देख आखिरकार चिरंकारी बाबा के शिष्य का मन पिघल गया और उन्होंने खुद से कहा, इस संसार में तू ही इस सिद्धि के योग्य है। देख अब इस सिद्धि का प्रमाण। सिद्धि साधक की ओर देखते हुए उन्होंने अपना हाथ उठाया और उनके हाथ उठाते ही चारों दिशाओं से अग्नि वर्षा होने लगी। अग्नि वर्षा को देखकर सिद्धि साधक एक क्षण के लिए घबरा गया, लेकिन तभी उसने देखा कि अग्नि वर्षा की अग्नि उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि उसके आसपास जल का कवच तैयार हो चुका था। तभी चिरंकारी बाबा के शिष्य ने अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार किया, लेकिन वो अस्त्र शस्त्र भी उस कवच के आगे विफल हो गए। ये नजारा देखकर सिद्धि साधक के चेहरे पर अहंकार से भरी मुस्कुराहट आ गई और उसने खुद से कहा, अब तो मैं अमर हो गया बाबा, मुझे कोई नहीं मार पाएगा इस दुनिया में। सिद्धि साधक के चेहरे पर उभरे इस अहंकार को देखकर चिरंकारी बाबा के शिष्य ने कहा, अभी नव सिद्धि और भूमि सिद्धि बाकी है, और याद रख कि हर पड़ाव और कठिन होता जाएगा। इधर सिद्धि साधक जहां अपनी सिद्धियों में लीन था, तो वहीं दूसरी ओर चेतन माही को ढूंढने हवेली के पास आ पहुंचा था। चेतन ने जोर जोर से आवाज लगाई, माही माही, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चेतन तेजी से हवेली के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरी हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चेतन हांफते हुए हवेली में घुसा और माही को ढूंढते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन माही उसे कहीं नजर नहीं आई। माही की फिक्र करते हुए चेतन तेजी से आंगन की ओर पहुंचा तो उसने देखा कि माही जमीन पर बेसुध पड़ी हुई है। सामने इस हालत में माही को देखकर चेतन चिल्लाते हुए उसकी ओर भागता है, माही। माही जमीन पर खून से लथपथ थी। उसके सर से खून निकल रहा था और पूरे शरीर में धूल लगी थी। चेतन दौड़ के माही के पास पहुंचा और उसने घबराते हुए माही को उठाया। माही उठो, माही प्लीज आंखें खोलो माही। इतनी आवाजों के बाद भी माही के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। माही की ऐसी हालत देखकर चेतन का पूरा शरीर डर से ठंडा पड़ने लगा। उसने हड़बड़ाकर माही को हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन अभी माही के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। चेतन इस वक्त बेबस महसूस कर रहा था कि तभी तेज हवा के झोंके के साथ रात की रानी के फूलों की खुशबू हवेली में फैल गई। चेतन चौंक गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक से माही जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में लहराने लगी। चेतन ये दृश्य देखकर हैरान रह गया। चेतन ने माही को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी चेतन को एक जोरदार धक्का लगा और वो एक दीवार से जा टकराया। खुद को संभालते हुए वो जैसे ही पलटा तो उसने देखा कि माही नीचे गिर रही है। माही को बचाने के लिए चेतन तेजी से माही की ओर दौड़ा और वो उसे थामने के लिए पहुंचा ही था कि चेतन पर एक जोरदार प्रहार हुआ, जिससे वो जमीन पर गिर गया। चेतन जमीन पर गिरते ही दर्द से तिलमिला उठा। उसने जैसे ही उठने की कोशिश की, उसे पायल की छम छम की आवाज सुनाई देने लगी। पायल की छम छम की आवाज कमरे में अब बाहर की ओर से आने लगी थी। चेतन ने जैसे ही उस कमरे की ओर मुड़कर देखा तो सामने खूनी वधू खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें
गुस्से से लाल थी। वो गहरी सांसें भरते हुए चेतन की ओर देखते हुए गुस्से में चिल्लाई, बचा सकता है तो बचा ले इसे। अब तू देख कैसे मैं तेरी आंखों के सामने इस लड़की को तड़पा तड़पा कर मारूंगी और तू सिर्फ देखता रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी यह हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी और खूनी वधू की इस बात को सुनकर चेतन का खून खौल गया। उसने भी गुस्से से खूनी वधू को ललकारा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तेरा दोषी मैं हूँ, ना कि ये मासूम निर्दोष लोग जिनकी तुम जान ले रही हो। और माही ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे सुनकर खूनी वधू हंसते हुए जोर से चिल्लाई, मैंने तुझे कहा था तुझे अतीत में लौटना होगा चेतन, पर हर बार तूने इसे अनदेखा और अनसुना किया, इसलिए आज तुझे इसकी सजा मिलेगी। इस लड़की की मौत होगी और वो भी तेरी आंखों के सामने। ये कहते हुए खूनी वधू जोर जोर से चिल्लाने लगी और पूरे माहौल में उसकी डरावनी हंसी का अजीब सा शोर फैल गया। चेतन के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी पीछे से एक आवाज आई, माही, चेतन, कहाँ हो तुम लोग? चेतन ने जैसे ही मुड़कर देखा तो आंगन के दूसरी तरफ वीर सिंह खड़ा था। वीर सिंह को देखकर चेतन को एक उम्मीद नजर आई। चेतन और माही को जख्मी हालत में देखकर वीर सिंह दौड़ता हुआ आंगन की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो माही या चेतन के पास पहुंच पाता, खूनी वधू ने वीर सिंह पर हमला कर दिया। वीर सिंह दूर पड़े चेतन के पास जाकर गिरा। तभी चेतन और वीर सिंह की नजर खूनी वधू पर पड़ी, जो कि अब बेहोश पड़ी माही की तरफ बढ़ रही थी। खूनी वधू चीखते हुए बोली, कोई नहीं बचेगा मेरे प्रहार से। खूनी वधू के इस तरह चिल्लाने से माही को होश आ गया और माही की खुली आंखों को देखते ही एक कुटिल मुस्कान के साथ खूनी वधू उसका गला दबाने लगी। खूनी वधू माही का गला तेजी से दबाते हुए उस पर अपना सारा क्रोध निकाल रही थी और माही होश में छटपटाते हुए अपने गले को खूनी वधू के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो छोड़ो मुझे चेतन, अमीर भैया बचाओ मुझे। ये बोलते बोलते माही की सांसें अटकने लगी, उसका गला सूखने लगा, मानो अब उसके प्राण छूट जाएंगे। माही की आंखें बंद होने लगी और खूनी वधू की शक्ति के सामने वो कमजोर पड़ने लगी। तभी खूनी वधू हंसते हुए चिल्लाई, मैंने कहा था ना तड़पा तड़पा कर मारूंगी, अब तो आएगा ना अतीत में, वरना देख तेरी आंखों के सामने सबको खत्म कर दूंगी। बचाने आया था ना इसे, अब बचा कर दिखा। खूनी वधू की ये बात सुनकर वीर सिंह पूरी तरह घबरा गया, लेकिन उसे थोड़ी दूरी पर चेतन अब भी कुछ सोच रहा था। कैसे बचाऊं मैं अपनी माही को, कोई तो तरीका होगा, वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ कौंधा। वो तुरंत जमीन पर रेंगते हुए वीर सिंह के पास पहुंचा और बोला, वीर सिंह, खूनी वधू से बचने का बस एक ही तरीका है, क्या तुम्हारे पास खूनी वधू की तस्वीर है? हम उस तस्वीर को जलाकर माही की जान बचा सकते हैं। ये कहकर वो वीर सिंह की तरफ देखने लगा। दर्द से कराहते हुए वीर सिंह ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और चेतन उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा, क्योंकि माही को बचाने का अब आखिरी रास्ता यही था। पर तभी वीर सिंह ने निराश स्वर में कहा, नहीं चेतन, आज हमारे पास खूनी वधू की तस्वीर नहीं है। ये सुनकर चेतन स्तब्ध रह गया। क्या चेतन बचा पाएगा माही को खूनी वधू के प्रहार से? और क्या रहस्य छुपा है अतीत में? क्या सिद्धि साधक प्राप्त कर पाएगा पंच सिद्धि? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। माही के ऊपर लगातार हमला होता देख चेतन ने वीर सिंह से खूनी वधू की तस्वीर मांगी, लेकिन वो ये सुनकर चौंक गया जब वीर सिंह ने बताया कि उसके पास खूनी वधू की तस्वीर है ही नहीं। चेतन स्तब्ध रह गया था, क्योंकि उसकी माही को खूनी वधू चोट पर चोट पहुंचाए जा रही थी और अब उसके पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। आज की रात कयामत की रात बनकर चेतन, माही और वीर सिंह पर बरसी थी और खूनी वधू के प्रहार से माही लगभग अधमरी हो चुकी थी। इधर चेतन और वीर सिंह को भी काफी चोटें आ चुकी थी, लेकिन वो दोनों किसी भी तरह खूनी वधू को रोकना चाहते थे। तभी चेतन के दिमाग में कुछ कौंधा। खूनी वधू की तस्वीर भले ही हमारे पास नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है
एक तस्वीर इस हवेली में मौजूद है जो हमारी मदद कर सकती है। बस मुझे किसी भी तरह उस तस्वीर को लाना होगा। ये सोचते ही चेतन ने तेजी से खुद को उठाया और हिम्मत कर चित्रलेखा के कमरे की ओर बढ़ने लगा। लड़खड़ाते हुए चेतन चित्रलेखा के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि मेज के ऊपर वो तस्वीर रखी थी जिसमें अरुणोदय सिंह और चित्रलेखा साथ थे। तस्वीर छोटे से लकड़ी के फ्रेम में कैद थी। चेतन ने तेजी से तस्वीर उठाई और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे उसका शीशा टूटकर बिखर गया और लकड़ी का फ्रेम भी टूट गया। चेतन ने तुरंत शीशे के बीच से तस्वीर को निकाला और भागकर आंगन की ओर आया, जहां खूनी वधू माही पर जानलेवा वार करने वाली थी। वीर सिंह दूर पड़ा बेबस नजरों से ये सब होते हुए देख रहा था और खूनी वधू अभी भी गुस्से में चीख रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। पूरी हवेली में उसकी चीखें शोर बनकर गूंज रही थी कि तभी चेतन उसके सामने आ खड़ा हुआ। खूनी वधू माही को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ा ही रही होती है कि तभी चेतन उस तस्वीर के 2 टुकड़े कर देता है और चित्रलेखा वाले भाग को जलाने की कोशिश में इधर उधर देखता है। इधर तस्वीर को देखते ही वीर सिंह समझ जाता है कि चेतन क्या करने वाला है। ये देखकर वीर सिंह तेजी से अपनी जेब से माचिस निकालता है और चेतन को आवाज लगाते हुए उसकी ओर माचिस फेंक देता है। इससे पहले कि खूनी वधू माही पर अपना आखिरी वार कर पाती, चेतन तुरंत चित्रलेखा की तस्वीर जला देता है। तस्वीर के जलते ही खूनी वधू बुरी तरह चीखने लगती है। चेतन दौड़कर माही के पास आता है और देखता है कि माही की सांसें चल रही है, लेकिन वो फिर से बेहोश हो गई है। चेतन तेजी से माही को गोद में उठाता है और खूनी वधू को ललकारते हुए चिल्लाता है, माही पर हाथ उठाकर तूने अच्छा नहीं किया खूनी वधू। निर्दोषों की जान लेना तेरी फितरत है, लेकिन माही मेरे लिए सब कुछ है। देख, मैं तेरे सामने माही को सही सलामत लेकर जा रहा हूँ। रोक सकती है तो रोक ले। इधर पूरी तस्वीर जलते ही खूनी वधू चीखते हुए वहां से गायब हो गई और चेतन माही को गोद में उठाए हवेली से बाहर आने लगा। सूर्योदय हो रहा था और ऐसा लग रहा था मानो सूर्य की पहली किरण इन तीनों का स्वागत कर रही हो। चेतन के पीछे चल रहे वीर सिंह ने माही की हालत देखकर कहा, चेतन तुम माही को लेकर घर पहुंचो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, माही की हालत ठीक नहीं है। इस पर चेतन ने कहा, ठीक है वीर सिंह, पर तुम भी अपना ध्यान रखना, तुम्हें भी चोटें आई है, संभल कर जाना। वीर सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और खुद को संभालते हुए वहां से निकल गया। इधर चेतन माही को लेकर घर आया और उसे बिस्तर पर लेटाते हुए उसके कपड़ों से धूल मिट्टी को साफ करने लगा। माही के चेहरे पर रोने के कारण आंसुओं की लकीरें जम गई थी, जिसे चेतन ने प्यार से साफ करते हुए माही का माथा सहलाया और धीमे से बोला, मुझे माफ कर देना माही, मेरी वजह से तुम्हें आज बहुत कुछ सहना पड़ा, पर यकीन रखना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चेतन इसके आगे कुछ कहता कि तभी आवाज आई, आइए आइए डॉक्टर साहब, इस ओर। वीर सिंह डॉक्टर को लेकर कमरे में पहुंचा। डॉक्टर ने माही के सिर पर लगी चोट को गौर से देखते हुए कहा, थोड़ी चोट है, मैं पट्टी कर देता हूँ, साथ में कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, जल्दी से ठीक हो जाएगी ये कहकर डॉक्टर ने माही की मरहम पट्टी की और बाहर निकल गया। वीर सिंह इधर डॉक्टर को छोड़ने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी चेतन की नजर वीर सिंह के गले पर गई। उसने झट से पूछा, वीर सिंह तुम्हारी ताबीज कहाँ है? इस पर वीर सिंह ने तेजी से अपने गले पर हाथ रखा तो देखा ताबीज कहीं नहीं है। चेतन तुरंत माही की ओर पलटा और चौंक कर बोला, वीर सिंह, माही के गले में भी उसकी ताबीज नहीं है। इस पर वीर सिंह ने कहा, पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ, एक के बाद एक मुसीबत। इस पर चेतन ने कहा, ठीक है वीर सिंह, इस पर बात करते हैं, पहले जाओ डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ आओ। ये सुनकर वीर सिंह डॉक्टर को छोड़ने कमरे से बाहर की ओर निकल गया। इधर चेतन माही के सिरहाने बैठा उसे देख रहा था। चेतन ने माही को देखते हुए कहा, जल्दी से ठीक हो जाओ माही, मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकता। आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये सब सुनते ही माही की आंखें धीमे धीमे खुलने लगी। उसने चेतन को ऐसे रुआंसा देखकर कहा, मैं ठीक हूं चेतन। ये सुनते ही चेतन के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और उसने तेजी से माही को गले लगा लिया। इस पर माही ने धीमे से कहा, आराम से चेतन, चोट लगी है, दर्द हो रहा है। ये सुनकर चेतन ने झटके से खुद को माही से अलग करते हुए कहा, सॉरी माही,
इस पर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे एक बात कहूं, आज जिस तरह तुमने मेरी जान बचाई और उस खूनी वधू से अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे लिए लड़े, कसम से हीरो बन गए तुम हमारे। आज जो तुमने किया है ना, उसके लिए एक जन्म क्या 100 जन्म तक हम तुम्हारे हुए। ये कहते हुए माही ने चेतन को एक आंख मारी। चेतन ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारे लिए लड़ा? तुम तो बेहोश थी ना? इस पर माही ने कहा, बेहोश तो थी, लेकिन जब वो डायन जोर जोर से चिल्ला रही थी ना, तो एकाएक मुझे होश आ गया था। दिखाई तब भी मुझे धुंधला धुंधला ही दे रहा था, लेकिन अपने हीरो की बातें एकदम साफ सुनाई दे रही थी। क्या बोले थे तुम? खूनी वधू मेरी माही को हाथ लगाकर तूने अच्छा नहीं किया। चेतन बाबू, इस डायलॉग पर तो हम एक बार और सूली चढ़ जाएं उस खूनी वधू के हाथों। ये बोलकर माही खिलखिलाकर हंस पड़ी। माही खुश थी और वो अपने साथ हवेली में हुए हादसे की नकल करते हुए चेतन को छेड़ भी रही थी। इस पर चेतन ने थोड़ा झेपते हुए माही को गले से लगा लिया और बोला, बदमाश लड़की, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। दोनों एक दूसरे में लिपटे हुए एक दूसरे को महसूस कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर वीर सिंह पहुंचा, जिसकी आहट से चेतन और माही दोनों एक दूसरे से चिटक कर दूर हो गए। दोनों सोच ही रहे थे कि आज वीर सिंह दोनों को नहीं छोड़ेगा, लेकिन वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ खुश रहो और ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। ये बोलकर वीर सिंह कमरे से बाहर निकल गया और चेतन माही एक दूसरे को देखते ही रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वीर सिंह क्या कहकर चला गया। माही के कमरे से लौटकर वीर सिंह चुपचाप अपने कमरे में आंखें मूंद कर बैठ गया और सोचने लगा, माही तो सही सलामत है, लेकिन अर्पणा की अब तक कोई खबर नहीं मिली। वीर सिंह ने परेशान होकर कहा, कहाँ हो तुम अर्पणा? तुमने मेरी पीठ पीछे न जाने कितना कुछ किया, कितने झूठ बोले, यहाँ तक कि मुझे बिना बताए तुम माही से भी मिले। लेकिन इसके बावजूद आज जब तुम यहाँ नहीं हो तो मैं तुमसे नाराज होने की जगह मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। आखिर कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें अर्पणा? ये सब सोचकर वीर सिंह अर्पणा के साथ बीते लम्हों को याद कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई और वीर सिंह ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने देखा कि बाबा खड़े थे। ये वही बाबा थे जिन्होंने अरुणोदय सिंह के काल में चित्रलेखा किताब लिखवाई थी और वीर सिंह के पूर्वजों के समय से ही उनके परिवार का मार्गदर्शन करते आ रहे थे। ये बाबा हमेशा गांव से बाहर ही रहा करते थे। इनके बारे में सबसे खास बात ये थी कि चेतन ने इन्हें भूतकाल में देखा था। तब इनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, पर आज इनकी उम्र को देखकर कहा जा सकता है कि इनकी उम्र 40 साल कम हो चुकी है। वीर सिंह ने बड़े ही आदर के साथ बाबा को अंदर बुलाते हुए कहा, प्रणाम बाबा, आइए ना, अंदर आइए। ये बोलकर वीर सिंह बाबा को सीधा उस कमरे में ले गया जहाँ चित्रलेखा किताब रखी हुई थी। बाबा वहां लगी एक कुर्सी पर बैठ गए और वीर सिंह भी कमरे में उनके पास ही बैठ गया। इधर चेतन, जो कि माही के लिए पानी लेने आया था, वो वीर सिंह के कमरे से किसी की आवाज आते देख ठिठक गया। लगता है वीर सिंह से कोई मिलने आया है, लेकिन इतनी सुबह कौन आया है भला? ये सोचकर चेतन वीर सिंह के कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन कमरे में उस बाबा को देखकर चौखट के पास ही खड़ा रह गया। ये तो वही बाबा है जिन्होंने पास्ट में अरुणोदय सिंह से चित्रलेखा किताब लिखवाई थी। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सोचकर चेतन चौखट पर ही वीर सिंह और बाबा की बातों को सुनने लगा। वीर सिंह ने आदर सत्कार के साथ बाबा को एक लोटे में जल देते हुए कहा, जल लीजिए बाबा। बाबा ने वीर सिंह के हाथों से पानी लेकर एक सांस में उसे खत्म कर दिया। वीर सिंह ने देखा बाबा शांत मुद्रा में बैठे हैं कि तभी इसने कहा, बाबा मुझे आपको कुछ बताना था। वैसे तो पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ घट चुका है, लेकिन आप आ ही गए हैं तो सबसे पहले ये बताना ठीक रहेगा। बाबा ने बिना कुछ कहे पलके झपकाकर सहमति दे दी। इसे देखकर वीर सिंह तेजी से चित्रलेखा किताब की ओर बढ़ा और उसे देखते हुए बोला, बाबा, पहले इस किताब में केवल आकृतियां नजर आती थी और उन आकृतियों का क्या अर्थ था ये समझना असंभव होता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इसमें जो भी आकृतियां बनी थी वो अक्षरों में बदल चुकी है और अब किताब को पढ़ना संभव हो गया है। बाबा, जो कि अभी शांति की मुद्रा में बैठे हुए थे, वो तेजी से अपनी कुर्सी से उठे और किताब के पास आकर बोले,
ये क्या बोल रहे हो वीर सिंह, ऐसा कैसे संभव है? ये कहते ही उन्होंने किताब को खोला और पन्ने पलटते हुए बोले, किन अक्षरों की बात कर रहे हो तुम? यहाँ तो सब वैसा ही है, मुझे तो अभी भी केवल आकृतियां ही नजर आ रही है। ये सुनते ही वीर सिंह तुरंत किताब में झांकने लगा। वो ये देखकर स्तब्ध रह गया कि किताब में वाकई केवल आकृतियां ही नजर आ रही थी। इस पर बाबा ने वीर सिंह को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा वीर सिंह। ये कहकर बाबा अपनी कुर्सी पर आराम से जाकर बैठ गए। वीर सिंह इस पर थोड़ा असमंजस में बोला, नहीं बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, पता नहीं ये अक्षर फिर आकृतियों में कैसे बदल गए, सच कह रहा हूं मैं। इसे सुनकर बाबा के चेहरे के भाव नहीं बदले, पर चेतन जो कि दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब देख रहा था, सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है? ये किताब तो खुद चित्रलेखा के समय में बाबा ने अरुणोदय सिंह से लिखवाई थी। फिर ये कैसे हो सकता है कि कल तक जो अक्षर हमें साफ दिखाई दे रहे थे वो बाबा के सामने आकृतियों में बदल गए? चेतन को ये बात कुछ अजीब लगी, लेकिन माही को दवा देनी थी, इसलिए चेतन पानी का ग्लास लिए तेजी से माही के कमरे की ओर निकल गया। इधर बाबा ने वीर सिंह की ओर देखते हुए कहा, अरे क्या सोच रहे हो वीर सिंह, इन्हीं भ्रम में फंसे रहोगे या मुझे वहां लेकर चलोगे जिसके लिए मैं सुबह सुबह तुम्हारे घर आया हूँ? वीर सिंह को बाबा की बातें समझ में नहीं आई। वो उनसे हैरानी से पूछ बैठा, आप क्या बात कर रहे हैं बाबा, मैं समझा नहीं। इस पर बाबा ने कहा, अपने घर के पीछे वाले बगीचे में ले चलो, मुझे वहां कुछ देखना है। इस पर वीर सिंह ने पहले तो हैरानी जताई, लेकिन फिर बिना कोई सवाल किए वो बाबा के साथ अपने कमरे से निकलकर पीछे की ओर जाने लगा। इधर चेतन माही को उठाकर दवाई देता है और माही उसकी तरफ देखती है तो उसे महसूस होता है कि चेतन खोया खोया सा है। वो तुरंत पूछती है, कहाँ खो गए चेतन, मैं तो यही हूँ तुम्हारी आंखों के सामने। पर अपने ख्यालों में खोया चेतन इस पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी किताब के रहस्य की बात घूम रही थी। उसने धीरे से कहा, श्श, अभी चुपचाप आराम करो माही, तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है, अब नो बातचीत। ये कहकर चेतन ने माही को बिस्तर पर लिटाते हुए उसे सोने का इशारा किया और कमरे से बाहर निकल गया। वीर सिंह बाबा को लेकर पीछे बगीचे की ओर बढ़ तो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में भी यही घूम रहा था कि आज पहली बार बाबा घर आए हैं और आते ही उन्होंने बगीचे में जाने की बात क्यों कही, आखिर ऐसा क्या है वहां? इधर वीर सिंह के दिमाग में बाबा से जुड़े ढेर सारे सवाल थे, तो वहीं चेतन के मन में भी चित्रलेखा किताब से जुड़े कई सवाल उमड़ रहे थे। अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चेतन किताब वाले कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसने दरवाजे से देखा कि वो किताब जो अभी वीर सिंह और बाबा के सामने रखी हुई थी, अचानक उसके पन्ने चेतन को देखते ही तेजी से फड़फड़ाने लगे। ये देखकर चेतन चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, अभी तक इस किताब में कोई हलचल नहीं थी और अब ये ऐसे क्यों फड़फड़ा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किताब मुझे किसी रहस्य की ओर ले जाना चाह रही है और वो रहस्य ये सिर्फ मुझे ही बताना चाह रही है? आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो ये किताब सिर्फ चेतन को बताना चाहती है? और क्या है वीर सिंह के बगीचे में जिसे बाबा देखने आए हैं? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। वो किताब जिसमें बाबा और वीर सिंह के सामने कोई हलचल नहीं हो रही थी, वो अचानक चेतन को देखकर तेजी से फड़फड़ाने लगी। ये देखकर चेतन समझ चुका था कि हो न हो चित्रलेखा किताब चेतन को किसी रहस्य की ओर ले जाना चाह रही है। इस रहस्य को और करीब से समझने के लिए चेतन तेजी से किताब के पास पहुंचा तो उसने देखा वो किताब अचानक से शांत हो गई है। ये इस किताब को अचानक से क्या हो गया? अभी अभी तो इसके पन्ने फड़फड़ा रहे थे, पर अब ये बिल्कुल शांत है। चेतन अभी ये सब खुद से कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने खुले पन्नों पर पड़ी। पन्नों को देखकर चेतन हैरान रह गया, क्योंकि उस पन्ने पर कुछ तस्वीरें उभर रही थी। पूरी किताब का फड़फड़ाते हुए सिर्फ 2 पन्नों पर आकर रुकना चेतन को परेशान कर रहा था। चेतन ने किताब के पन्नों को ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन उस पर बनी तस्वीर कुछ धुंधली सी थी। तस्वीर को देखकर समझ आ रहा था कि ये कोई बहुत पुरानी तस्वीर है। चेतन तस्वीर पर अपनी आंखें गड़ाकर खुद से बड़बड़ाता हुआ बोला, ये तस्वीर किसकी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं देखा है इसे। ये गहने, ये कपड़े, ये सब मैंने कहीं तो देखे हैं, पर ये घूंघट
घूंघट के नीचे से कैसे पहचानूं कि आखिर ये तस्वीर किसकी है। चेतन अभी भी उस एक तस्वीर को देखते हुए किताब के खुले पन्नों पर उलझा हुआ था। तभी अचानक उसकी नजर वहीं खुले दूसरे पन्ने पर पड़ी। इस पन्ने पर एक और तस्वीर उभर चुकी थी, जिसे देखकर चेतन और भी शॉक्ड रह गया। ये तो वही बॉक्स है जिस पर रात की रानी का चित्र बना हुआ था, और चित्रलेखा किताब मुझे पहले भी ये दिखाने की कोशिश कर चुकी है। चेतन कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर निकला। आखिर कौन है ये घूंघट वाली औरत, और इस बक्से वाली तस्वीर का आज मुझे फिर से दिखना मतलब कुछ ऐसा है जो मुझे अब ढूंढना ही होगा। तस्वीर में उभरी औरत के रहस्य को अभी भले ना खोज पाऊं, लेकिन मंदिर के गर्भगृह से बॉक्स को आज मैं बाहर लाकर ही रहूंगा। आखिर मुझे जानना है कि ये रहस्य क्या है, और ये किताब बार बार मुझे ये तस्वीर दिखाकर आखिर क्या बताना चाह रही है। ये सब कहकर चेतन मन ही मन कुछ सोचते हुए तेज कदमों से मंदिर की ओर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में हर बढ़ते कदम के साथ उसके मन में यही सवाल उठ रहा था कि वो मंदिर के गर्भगृह से बॉक्स को बाहर कैसे लाएगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही चेतन ने मंदिर परिसर में कदम रखा, मौसम अचानक से बदलने लगा। चेतन अभी मंदिर के अंदर आया ही था कि एकाएक उसके कदम रुक गए। उसने सामने पुजारी जी को देखा, जो मंदिर के द्वार पर ही बैठे हुए थे। अरे यार, पुजारी जी के रहते हुए मैं गर्भगृह कैसे जाऊं? मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। कहते हुए चेतन वहां से कुछ कदम पीछे आया और अपने आसपास देखने लगा। वो अभी यहाँ भटकते हुए सोच ही रहा था कि तभी उसे ख्याल आया, हाँ, अगर पुजारी जी का ध्यान थोड़ा भटक जाए तो मेरा काम बन सकता है। इतना कहकर चेतन ने जमीन पर से एक पत्थर उठाया और मंदिर की दूसरी ओर पत्थर को फेंक दिया। पत्थर जैसे ही जमीन से टकराया, एक आवाज हुई और पुजारी जी जो द्वार पर बैठे थे, उनका ध्यान टूटा। कौन है उधर, और ये कैसी आवाज थी? पुजारी जी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। इसके बाद वो खुद में बड़बड़ाते हुए वहां से उस ओर चले गए जहां अभी अभी चेतन ने पत्थर फेंका था। इतने में चेतन की नजर सामने द्वार पर पड़ी। पुजारी जी अपनी जगह से उठ गए हैं, यही सही मौका है। इतना कहते ही चेतन मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर घुस गया। चेतन अभी अंदर तो आ गया था, मगर उसे अब यहाँ से गर्भगृह जाना था। मुझे जल्दी करना चाहिए, पुजारी जी कभी भी लौट कर आ सकते हैं। कहते हुए चेतन बड़ी ही सावधानी से गर्भगृह की तरफ जाने लगा। संभलते संभलते चेतन जैसे ही गर्भगृह के दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर लगे सारे ताले पहले से ही खुले हुए थे, जिन्हें देखकर चेतन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये दरवाजे के सारे ताले कैसे खुले हैं? क्या पुजारी जी ने खोले हैं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चेतन वहां खड़ा सब सोच ही रहा था कि इतने में उसे बॉक्स का ख्याल आया। ये सारे सवाल जवाब बाद में ही होते रहेंगे, पहले उस बॉक्स को बाहर ले आऊं। कहते हुए चेतन गर्भगृह के अंदर चला गया। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। चेतन एक एक कदम बड़े ध्यान से रख रहा था। इतने अंधेरे में बॉक्स कैसे ढूंढूं? इतना कहकर चेतन ने अभी कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अचानक से कमरे में एक तेज रोशनी आ गई। कमरे का एक कोना तेज रोशनी से चमकने लगा। रोशनी के कारण चेतन की आंखें ठीक से खुल नहीं पा रही थी। वो अभी आगे कुछ करता, इतने में ही उसने हौले से अपनी आंखों को खोलकर देखा और वो हैरान रह गया। कोने में रखा बॉक्स चमक रहा था। चेतन आगे बढ़ा और बॉक्स के पास गया। बॉक्स के ऊपर महंगे जड़ाऊ रत्न से रात की रानी का फूल बना हुआ था। इस फूल के छाप से ही रोशनी आ रही थी। ये सब कुछ देखकर चेतन काफी हैरान था। इतने में उसने बॉक्स को छुआ और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, पर चेतन को समझ नहीं आ रहा था कि बॉक्स को वो कैसे खोले। ये बॉक्स खुलता कैसे है? कहीं इसके ऊपरी भाग में जंग तो नहीं लग गया? क्या करूं अब, कैसे खोलूं? चेतन अभी मन ही मन ये सब खुद से कह ही रहा था कि बाहर से एक आहट आई। आहट को सुनते ही चेतन सावधान हो गया। लगता है पुजारी जी आ गए, कहीं वो इस तरफ ही ना आ रहे हो, पर इस बॉक्स को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। इतना कहकर चेतन कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया।
एक काम करता हूँ, इस बॉक्स को ही ले चलता हूँ। इतना कहकर चेतन ने बॉक्स को उठा लिया और गर्भगृह से बाहर निकलने की कोशिश में लग गया। जैसे तैसे धीमे कदमों से चेतन मंदिर के बाहर निकलने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि पुजारी जी गर्भगृह की ओर बढ़ रहे हैं। अरे लगता है आज मैं नहीं बच पाऊंगा। पुजारी जी इसी ओर आ रहे हैं। ऊपर से सारे ताले और दरवाजे भी मैंने खुले छोड़ दिए हैं। खुद को समझाते हुए चेतन गर्भगृह से निकलकर वहीं एक कोने में छिप गया और पुजारी जी को देखने लगा। पुजारी जी जैसे ही गर्भगृह के दरवाजे के पास गए, उन्हें सब कुछ सामान्य लगा। सारे ताले लगे हुए थे और दरवाजा भी एकदम सही तरीके से बंद था। दरवाजा तो बंद है, फिर आवाज किसकी आ रही थी? कहते हुए पुजारी जी वहां से जाने लगे। इधर चेतन, जो कि वो बॉक्स मंदिर के गर्भगृह से निकाल चुका था, वो तेजी से वीर सिंह के घर की ओर दौड़ा। एक तरफ जहां चेतन ने बॉक्स को बाहर निकाल लिया था, तो वहीं दूसरी ओर वीर सिंह और बाबा बगीचे में एक विशालकाय पेड़ के नीचे खड़े कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी वीर सिंह ने हैरानी से पूछा, आपने अभी तक नहीं बताया कि आप आखिर बगीचे में क्या देखने आए हैं? वीर सिंह के इस सवाल पर बाबा मुस्कुराए और बोले, जिसके रहस्य की छांव में खड़े हो, बस उसे ही देखने आए थे। बाबा के मुंह से सुनकर वीर सिंह हैरानी भरी नजरों से दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, कैसा रहस्य? किसकी छांव? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। वीर सिंह की बातें सुन बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ये वृक्ष जिसके नीचे हम खड़े हैं, इसे ही देखने आया था मैं वीर सिंह। मैं जानना चाहता था कि ये वृक्ष किस स्थिति में है। इस पर वीर सिंह ने भी उत्सुकता जताते हुए कहा, ये वृक्ष? हाँ बाबा, कुछ तो अलग है इसमें। मन में जिज्ञासा तो कई वर्षों से है, पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे इन सवालों का जवाब दे पाता। इस पर बाबा ने शांत स्वर में कहा, पूछो वीर सिंह, क्या पूछना चाहते हो? वीर सिंह ने तुरंत पूछा, मैं बचपन से इस वृक्ष को देख रहा हूँ बाबा, पर आज तक मैंने इस वृक्ष का एक भी पत्ता ना तो झड़ते हुए देखा और ना ही सूखते हुए। ये सुनकर बाबा मुस्कुराए, लेकिन वो उत्तर देते उससे पहले वीर सिंह ने कई और सवालों की झड़ी लगा दी। और तो और दिन प्रतिदिन ये वृक्ष और भी घना और चमकदार होता जा रहा है बाबा। इसकी पत्तियों में अलग ही चमक है। सच कहूँ तो मैंने दूर दूर तक कहीं भी ऐसा वृक्ष नहीं देखा। वैसे इस पेड़ की प्रजाति कौन सी है बाबा? बाबा अभी भी उस पेड़ के इर्द गिर्द घूमकर गौर से वृक्ष को देखे जा रहे थे। बाबा वीर सिंह के सवालों को सुनकर रुके और बोले, ये कोई आम वृक्ष नहीं है वीर सिंह, ये एक समृद्ध वृक्ष है। ऐसा वृक्ष जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटा खड़ा है। इसे ना तो तूफान गिरा सकता है और ना ही कोई इसे हानि पहुंचा सकता है। साधारण शब्दों में कहूं तो ये एक अमर वृक्ष है। ये सुनने के बाद भी वीर सिंह के मन में अभी भी कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, बाबा सच में इसी वृक्ष के लिए आए हैं या कुछ और है? कहीं उन्हें हमारी असलियत तो नहीं पता चल गई। वीर सिंह ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाबा धीरे से अमर वृक्ष की ओर झुके और उसकी जड़ों के पास जाकर उसे छूते हुए मन ही मन बुदबुदाए। वीर सिंह इसे देखकर परेशान था। वो मन ही मन सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं आज ये बाबा हमारी सच्चाई बाहर लाने आए हैं? अगर ऐसा हुआ तो इनके साथ साथ पूरे गांव को पता चल जाएगा कि विक्रम की लाश को हमने यहीं दफनाया है। ये सोचते ही वीर सिंह के चेहरे पर शकन के भाव उतर आए और पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभरने लगी। तभी बाबा ने उसी जगह से थोड़ी मिट्टी उठाई और आंखें मूंदकर कुछ बुदबुदाते हुए उस मिट्टी को अपने झोले में डाल लिया। ये सब देखकर वीर सिंह थोड़ा अचंभित था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ये क्या कर रहे हैं। उसने बाबा से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? इस मिट्टी का क्या करने वाले हैं आप? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर सिंह, मैंने तुम्हें अभी कुछ देर पहले ही बताया था ना कि ये एक समृद्ध वृक्ष है। मैं इस पेड़ के नीचे की मिट्टी के स्पर्श से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना चाहता हूँ। ये सुनकर वीर सिंह ने आगे पूछा, पर बाबा? वीर सिंह अपने सवाल को पूरा कर पाता उससे पहले ही बाबा ने उसकी बात काटते हुए कहा, वीर सिंह, हर प्रश्न का उत्तर वर्तमान में नहीं होता। कुछ प्रश्नों के उत्तर भविष्य में छिपे होते हैं।
अभी के लिए अपनी जिज्ञासा शांत करो और भविष्य की प्रतीक्षा करो। ये कहकर बाबा 2 कदम आगे बढ़ते हैं और एकदम से रुक जाते हैं। वो नीचे की भूमि को ध्यान से देखते हैं। वीर सिंह ने जैसे ही बाबा को रुकते हुए देखा, वो घबराते हुए खुद से बोला, बाबा तो उसी जगह पर खड़े हैं जहां हमने विक्रम के शरीर को गाढ़ा था। इधर बाबा भी वहां ऐसे रुक गए थे मानो कुछ हो जो उन्होंने महसूस कर लिया हो, और वो संदेह भरी निगाह से वीर सिंह की ओर देख रहे थे। अचानक बाबा के चेहरे के बदले भाव देखकर वीर सिंह घबराते हुए मन ही मन बोला, लगता है आज हमारा सच सबके सामने आ ही जाएगा। मैं और माही अब पकड़े जाएंगे। वीर सिंह ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाबा मुस्कुराए और बोले, चलो अब मेरा काम पूरा हुआ, मुझे अब चलना होगा। ये कहकर बाबा वीर सिंह के बगीचे से बाहर की ओर निकलने लगे। वीर सिंह भी उनके पीछे पीछे आया और मुख्य द्वार पर पहुंचकर उनके पैर छूकर उसने उनसे विदा ली। जहां बाबा एक और वीर सिंह से विदा लेकर उसके घर से बाहर की ओर जा चुके थे, तो वहीं चेतन, जो कि मंदिर से बॉक्स उठाकर चोरी छिपे भागा था, वो सीधा तेज कदमों से घर के अंदर घुसा और बिना इधर उधर देखे हाँफते हुए किताबों वाले कमरे में घुस गया। ना तो मुझे पुजारी जी ने देखा और ना ही गांव के किसी और आदमी ने, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाती। इतना कहकर चेतन हाँफते हुए अभी कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी उस कमरे में माही आई। चेतन, जो कि लगभग भागते हुए घर में घुसा था, उसे ऐसे आते देख वीर सिंह और माही भी उसके पीछे पीछे किताबों वाले कमरे में आ पहुंचे। माही और वीर सिंह को देखते ही चेतन पहले तो हड़बड़ा गया। माही ने चेतन को हाँफते हुए देखकर पूछा, ये तुम ऐसे क्यों हाँफ रहे हो? चेतन अभी माही को कुछ जवाब दे पाता, इतने में माही की नजर उस बॉक्स पर पड़ गई। उस बॉक्स को देखते ही माही चौंक गई। ये बॉक्स तुम कहां से लाए चेतन? चेतन ने जवाब दिया, मंदिर के गर्भगृह से। ये सुनते ही वीर सिंह चौंक कर बोला, ये तो वही बॉक्स है ना चेतन, तुम इसे यहाँ कैसे ले आए? वीर सिंह के सवालों पर चेतन ने पूरी बात वीर सिंह और माही को बताई। पूरी बात सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि चेतन ने पुजारी जी के रहते इस बॉक्स को गर्भगृह से निकाल लिया था। तुमने इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया चेतन? अगर किसी ने देख लिया होता तो पता भी है क्या होता? माही ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। उसकी इस बात पर चेतन ने समझाते हुए कहा, हाँ जानता हूँ, पर अब वक्त आ गया है इस रहस्य से पर्दा उठाने का। पिछली बार भी जब मैंने इसे गर्भगृह के अंदर खोलना चाहा था तो लाख कोशिश के बाद भी इसे नहीं खोल पाया था, पर आज चित्रलेखा किताब में दूसरी बार इसकी तस्वीर देखी तो मुझे यकीन हो गया कि मुझे इस रहस्यमयी बक्से को जल्द से जल्द खोलना होगा और मैं इसे आज खोल कर रहूंगा। चेतन की ये बात सुनकर माही और वीर सिंह भी उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो तीनों बॉक्स को देखते हैं। चेतन उन दोनों से कहता है, आज पता चलेगा इस रहस्यमयी बॉक्स में आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर, और क्या चेतन खोल पाएगा इस रहस्यमयी बॉक्स को? जानने के लिए सुने खूनी वधू का अगला अंश सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। चेतन, माही और वीर सिंह चित्रलेखा किताब के पास रखे उस बॉक्स को देख रहे थे जिसे अभी अभी चेतन मंदिर के गर्भगृह से लाया था। इसे देखते ही वीर सिंह ने सवाल किया, चेतन, वैसे तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम गर्भगृह से बॉक्स लाने वाले हो? जानते हो कितना खतरनाक हो सकता था ये? गांव में किसी ने भी तुम्हें देख लिया होता तो हम क्या जवाब देते उनको? चेतन को जवाब देता इससे पहले माही ने भी चेतन पर एक सवाल दागा, और ये अचानक से बॉक्स लाने का ख्याल कैसे तुम्हारे दिमाग में आया? ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी कि तुम मंदिर के गर्भगृह से इसे ले आए? माही की इस बात को सुनकर चेतन ने वीर सिंह के करीब आकर कहा, वीर सिंह, तुम्हें याद है आज सुबह सुबह जब बाबा आए थे तो तुमने देखा था कि किताब वापस से आकृतियों में बदल गई थी? इस पर वीर सिंह ने गर्दन हिलाकर कहा, कह तो सही रहे हो तुम चेतन, पर इसका बॉक्स के साथ क्या कनेक्शन है? चेतन ने जवाब दिया, क्योंकि वीर सिंह उस घटना के थोड़ी देर बाद कुछ और भी हुआ था यहाँ जो तुम्हें नहीं पता। माही को दवाई देकर जब मैं इस कमरे में आया तो मैंने इस किताब के पन्नों को फड़फड़ाते हुए देखा और तभी किताब में 2 पन्ने अचानक खुल गए। एक पन्ने पर तो एक अजीब सी घूंघट वाली औरत की तस्वीर थी जिसे मैं नहीं पहचान पाया,
लेकिन दूसरी तरफ इस बॉक्स की तस्वीर थी जो मंदिर के गर्भगृह में रखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे चित्रलेखा किताब मुझे कुछ इशारा कर रही हो। बस मैंने उसी पर डिसाइड कर लिया कि मैं किसी भी हाल में आज इस बॉक्स को लाकर रहूंगा और उसे खोलने की कोशिश करूंगा। इसे सुनते ही वीर सिंह ने मायूसी भरी आवाज में कहा, तुम जानते हो ना चेतन, पहले भी हमने इस बॉक्स को खोलने की कोशिश की है पर कामयाब नहीं हुए हैं। मैं भी चाहता हूँ कि ये बॉक्स जल्द से जल्द खुले, लेकिन इसे खोलने का कोई उपाय है तुम्हारे पास? चेतन, माही और वीर सिंह अपनी अपनी बातों में उलझे हुए थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज आई। उन्होंने जैसे ही मुड़ के देखा तो उनके सामने चित्रलेखा किताब में एक तेज हलचल हुई और उसके पन्ने फड़फड़ाने लगे। इस पर उन तीनों का ध्यान उस ओर गया कि तभी अचानक से किताब के पास रखा वो बॉक्स भी तेजी से हिलने लगा। बॉक्स के हिलते ही उस पर जड़े रत्न भी चमकने लगे। ये देखते ही वो तीनों चौंक गए। उनके लिए नजारा किसी अचंभे से कम नहीं था। बॉक्स जिस तरह से हिल रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुछ है उसमें जो आजाद होना चाहता था। ये सब देखकर कमरे में मौजूद चेतन, वीर सिंह और माही एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि तभी वीर सिंह बोला, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस किताब और बॉक्स का कोई तो गहरा संबंध है। मैं इस बॉक्स के खुलने का अब और इंतजार नहीं कर सकता। वीर सिंह की बातों में घबराहट और बॉक्स को खोलने की जल्दबाजी साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में जहां एक और वीर सिंह मन ही मन बॉक्स खोलने के लिए बेचैन हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कमरे का माहौल एकदम बदलने लगा। किताब की फड़फड़ाहट और बॉक्स का घड़घड़ाना भी एकदम शांत हो गया। बॉक्स से फैली रोशनी पहले मध्यम हुई और फिर शांत। ये देखते ही चेतन, माही और वीर सिंह जिज्ञासावश किताब की ओर बढ़े और आंखें गड़ाकर उत्सुकता से उसे देखने लगे। सबने देखा कि किताब के रुकने पर जो पन्ने सामने खुले हुए थे, उन पन्नों पर उस बॉक्स के बाद फिर से दो अलग तस्वीरें उभरी और उसके साथ धीमे धीमे कुछ शब्द उभरने लगे। आज से पहले ऐसा अचंभित दृश्य माही ने कभी नहीं देखा था। वो हैरान होकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? पहले ये तस्वीर और अब ये संदेश। इसे सुनकर चेतन ने माही को चुप रहने का इशारा किया और एक एक शब्द को गौर से पढ़ने लगा। अतीत रहस्य लेकर आएगा, वर्तमान भविष्य बचाएगा, समय स्थान निशान की कुंजी को जोड़ हर रास्ता खुल जाएगा। उन शब्दों को पढ़ चेतन, वीर सिंह और माही एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी माही बोली, चेतन, ये कैसा संकेत है? आखिर ये पहेली हमसे क्या करवाना चाहती है? माही अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही चेतन ने उसे रोकते हुए कहा, रुको माही, लगता है संदेश अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर से कुछ उभरने लगा है इसमें। चेतन ने उस संदेश को पढ़ना शुरू किया। जिस दिन लगेगा तारक जल बुरी शक्तियों के हाथ, उसी दिन प्रारंभ होगा विनाश। ये पढ़ते ही चेतन ने तुरंत कहा, इसका मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा है जो बुरी शक्तियों के हाथ नहीं लगना चाहिए। पर ऐसा क्या हो सकता है इसमें? और इस पहेली में ये समय स्थान निशान और कुंजी, ये सब क्या है? चेतन, जो कि ये सब खुद से पूछ ही रहा था, कि माही ने उसे टोकते हुए कहा, चेतन, संदेश तो तुमने पढ़ लिया, पर क्या तुम्हारी नजर इस तस्वीर पर गई? ये कहते हुए माही ने चेतन को अगली तस्वीर दिखाई और बिना सोचे बोल पड़ी, ये निशान तो बिल्कुल वैसा है जैसा तुम्हारे सीने पर बना हुआ है। इस पर वीर सिंह ने माही को घूरा, लेकिन तभी माही ने बात पलटी और कहा, ओ ये देखो, ये चाबी वाली तस्वीर, इसे मैंने कहीं देखा है। वीर सिंह भी इस चाबी को देखकर हैरानी से कहता है, इस चाबी को तो देखा हमने भी है कहीं, लेकिन कहाँ, याद नहीं आ रहा अभी। माही के उन दो तस्वीरों के बारे में बताते ही चेतन ने तेजी से कहा, रुको माही, मुझे कुछ समझ आ रहा है। हो ना हो हमारे सवाल का जवाब इस लाइन में छुपा है, समय स्थान निशान कुंजी को जोड़। और ये बोलते ही चेतन ने माही से पूछा, तुम क्या बता रही थी? चाबी? ये चित्र जो यहाँ है, क्या तुमने ऐसी चाबी देखी है? इस पर माही ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, मैं अभी आई। और वो दौड़कर वहां से चली गई। जहां एक और माही, वीर सिंह और चेतन उस बक्से को खोलने की समस्या से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी ओर सिद्धि साधक अपनी सभी सिद्धियों को प्राप्त कर चिरंकारी बाबा के शिष्य के समक्ष खड़ा था। चिरंकारी बाबा के शिष्य ने सिद्धि साधक के माथे पर तिलक लगाते हुए कहा, पूरे संसार में केवल 2 लोग ही हैं जो इन सिद्धियों की प्राप्ति कर चुके हैं।
एक तू और एक मैं, हम दोनों अजेय है, पर तेरी परीक्षा अभी बाकी है। इस पर सिद्धि साधक ने घमंड भरे स्वर में हंसते हुए कहा, परीक्षा? बताइए क्या करना होगा मुझे? सिद्धि साधक के उत्साह को देखते हुए चिरंकारी बाबा के शिष्य ने कहा, वो सामने गुफा देख रहे हो? तुम्हें उस गुफा में जाना है। अंदर एक आत्मा है जिसे तुम्हें नियंत्रित करके बाहर लाना है। जाओ, पूरी करो अपनी आखिरी परीक्षा। ये सुनकर सिद्धि साधक तेजी से बिना कुछ कहे गुफा की ओर तेज तेज कदमों से बढ़ने लगा। वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि वो अचानक पीछे मुड़ा और चिरंकारी बाबा के शिष्य को संदेह भरी नजरों से देखते हुए वापस लौटने लगा। चिरंकारी बाबा के शिष्य उसे लौटते देख कुछ समझ पाते उससे पहले ही सिद्धि साधक उनके करीब पहुंच गया और उनके कुछ कहने से पहले ही सिद्धि साधक ने उन पर तेजी से प्रहार कर दिया। बाबा, जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि सिद्धि साधक, उनका शिष्य जिसे उन्होंने सिद्धियां दी थी, वो कुछ ऐसा कर देगा, वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े और कराहते हुए बोले, तुमने ऐसा क्यों किया सिद्धि साधक? इस पर सिद्धि साधक क्रोध से गुर्राते हुए बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस पृथ्वी पर मेरे अलावा किसी और के पास ये शक्तियां हों। इन शक्तियों का स्वामी सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। ये कहते हुए सिद्धि साधक ने एक हुंकार भरी आवाज में चीखा, खूनी वधू, आ रहा है तेरा काल अपने अपमान का प्रतिशोध लेने। अब ना तू बचेगी और ना ही वो चेतन। एक और जहां सिद्धि साधक चेतन और खूनी वधू की तबाही की तैयारी कर चुका था, वहीं दूसरी ओर बॉक्स खोलने की कोशिश में लगे चेतन ने वीर सिंह से पूछा, एक बात बताओ वीर सिंह, तुम्हारी गणना क्या कहती है? कोई विशेष दिन है क्या आज? इस पर वीर सिंह ने कहा, गणना तो कुछ नहीं कहती, पर बाबा को बाहर छोड़ने गया था तो उन्होंने जिक्र किया था कि सूर्य ग्रहण है आज। ये सुनते ही चेतन एकदम से पलटा और उसने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, उसे समझ में आ गया कि आज क्यों चित्रलेखा किताब उसे इशारे दे रही थी। उसने तुरंत पलटकर वीर सिंह से कहा, आज सूर्य ग्रहण है और आज ही के दिन हमें इस बॉक्स को खोलना होगा। तभी वीर सिंह एकदम से बोला, लेकिन बाबा ने कहा था कि ग्रहण 12 बजे तक ही रहेगा। ये सुनते ही चेतन ने घड़ी की ओर देखा और घबराकर बोला, ग्रहण 12 बजे तक है वीर सिंह, और 12 बजने में तो अब सिर्फ आधा घंटा बचा है। इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स को हमें किसी भी हालत में आधे घंटे में खोलना होगा। ये सुनकर वीर सिंह घबरा जाता है। आधा घंटा? आधे घंटे में कैसे होगा ये? चेतन ने वीर सिंह को समझाते हुए कहा, शांति से सुनो वीर सिंह, पहेली में समय, स्थान, निशान और चाबी का जिक्र है। हमें ये तो पता चल गया कि समय हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का है, पर स्थान, निशान और चाबी के बारे में कहां से पता करेंगे? तभी वीर सिंह चेतन को देखते हुए बोला, एक बात कहें चेतन, हमें लगता है कि हो ना हो इस संदेश में जिस निशान की बात कही गई है वो तुम ही से जुड़ा है, क्योंकि इस किताब और तुम्हारे सीने पर उभरा चिन्ह एक जैसा है। मतलब तुम्हारा बर्थ मार्क और ये निशान तुम्हारे ऊपर होने का मतलब है कि तुम एक रक्षक हो, क्योंकि ऐसा निशान हमारे परदादा अरुणोदय सिंह के शरीर पर भी था। इसलिए ये तो तय है कि इस बॉक्स का तुमसे वास्ता जरूर है। इस पर चेतन ने वीर सिंह से कहा, हाँ, और जिस स्थान की बात कर रहे हो वो ये कमरा है। तुमने देखा ना कैसे चित्रलेखा किताब के पास रखने से ये बॉक्स खुद ब खुद हिलने लगा था। वीर सिंह ने हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन अपनी बात पूरी करते हुए चेतन ने फिर कहा, चलो माना, मैं रक्षक हूं भी, और हर बात का इशारा इस ओर है कि आज का समय सही समय है इस बॉक्स को खोलने का, पर चाबी तो हमारे पास अब भी नहीं है, और इस चाबी के बिना हम इस बॉक्स को नहीं खोल सकते। इस पर वीर सिंह ने गंभीरता से कहा, तो क्या ये आज भी नहीं खुल पाएगा? ये सुनकर चेतन ने कहा, इतना करीब आकर अब हार नहीं मान सकते, किसी भी तरह उस चाबी को खोजना ही होगा। समय एक एक क्षण करके बीत रहा था और सूर्य ग्रहण खत्म होने की चिंता में चेतन कभी घड़ी की ओर देखता और कभी उस बॉक्स की ओर। चेतन और वीर सिंह दोनों के चेहरे के भाव बदल रहे थे, क्योंकि अब सिर्फ 5 मिनट का समय बचा था सूर्य ग्रहण खत्म होने में। वीर सिंह हैरान सा चेतन की ओर देखे जा रहा था और चेतन के चेहरे से साफ झलक रहा था कि समय के आगे वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। वीर सिंह उसे दिलासा देते हुए बोला, कोई बात नहीं दोस्त, तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन वास्तविकता में
सच तो यही है कि हम सब मिलकर हारे हैं। चेतन वीर सिंह से कहता है, नहीं, हम हारे नहीं हैं। चित्रलेखा की किताब ने हमें इतना पास पहुंचा दिया इस बॉक्स के, इसलिए नहीं कि हम आज हार जाए। अभी भी 3 मिनट बाकी है 12 बजने में, कुछ भी हो सकता है। इतना सुनते ही चेतन और वीर सिंह के पीछे से माही तेज आवाज में बोली, तुम लोगों से किसने कहा कि हम हार गए? ये सुनते ही चेतन और वीर सिंह के दिल की उम्मीद जाग गई और उन्होंने मुड़कर देखा कि माही हाफते हुए कमरे में तेजी से आ रही थी। वो कहती है, ये देखो, क्या ये वही चाबी है जो उस चित्रलेखा तस्वीर में उभरी थी? माही के हाथ में एक छोटी सी चाबी थी। वो चाबी देखकर चेतन बहुत खुश हो गया। समय कम है ये समझकर वीर सिंह ने तुरंत उस चाबी को माही से लिया और वो गौर से उस चाबी को देखने लगा। चेतन ने वीर सिंह से पूछा, क्या ये वही चाबी है? वीर सिंह ने कुछ क्षण का समय लेकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये वही चाबी है। वीर सिंह खुश होते हुए बोला, तुम्हें कहां से मिली ये चाबी? भाई बहन की बातों में ना उलझते हुए चेतन तुरंत माही से चाबी लेकर बॉक्स के पास जाता है। वो घड़ी की तरफ देखता है जिसके अनुसार सूर्य ग्रहण में अब कुछ सेकंड्स ही बचे थे। वीर सिंह और माही जोर से चिल्लाते हैं, चेतन जल्दी लगाओ चाबी। उसके चाबी लगाते ही एक पल के लिए सब ठहर जाता है, लेकिन बॉक्स नहीं खुलता। चेतन, माही और वीर सिंह तीनों घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन वो कुछ कहे उससे पहले उनकी नजरों के सामने बॉक्स में अजीब सी हलचल होने लगी। कमरे का माहौल तेजी से बदलने लगा और इसी के साथ ही बाहर मौसम में जो धूप अब तक ग्रहण के कारण छिपी हुई थी वो खिल गई। कमरे में बॉक्स पर जड़े रत्न चमकने लगे। बॉक्स की हलचल के साथ चित्रलेखा किताब, जो कि अब तक शांत थी, एक बार फिर खड़खड़ाने लगी और पूरे कमरे में एक तेज दिव्य रोशनी फैल गई जो उस बॉक्स से बाहर आ रही थी। कुछ देर के लिए उस चमकीली रोशनी में सबकी आंखें बंद हो गई। कुछ क्षण के लिए कमरे की हर एक चीज स्थिर हो गई थी कि तभी चेतन ने धीमे से उस रोशनी में अपनी आंख खोली तो देखा बॉक्स के अंदर एक कांच की छोटी सी शीशी थी। चेतन धीरे से उस बॉक्स में रखी शीशी को उठाने की कोशिश करने लगा कि तभी पीछे से वीर सिंह बोला, क्या यही है वो तारक जल जिसके बारे में चित्रलेखा किताब में लिखा था? चेतन शांति से कुछ देर तक उस जल की शीशी को अपने हाथों में लिए घूरता रहा। इधर बाबा, जो कि सुबह सुबह वीर सिंह के घर अमर वृक्ष को देखने आए थे, वो वीर सिंह के घर से अब काफी दूर निकल चुके थे। अचानक उनके कदम रुक गए। उनके शरीर में एक तेज झटका लगा, मानो उनके ऊपर तेजी से किसी ने प्रहार किया हो। वो बीच रास्ते में रुक गए और आंखें मूंदकर तेज आवाज में बोले, तारक जल। आखिर क्या है ये तारक जल और बाबा का क्या है इस जल से संबंध? चेतन के निशान और तारक जल से क्या होगी नई कहानी की शुरुआत, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। सूर्य ग्रहण का काल पूरा हो चुका था और बॉक्स खुल चुका था। चेतन अपने हाथ में तारक जल लिए सोच रहा था, आखिर क्या हो सकता है इसका प्रयोग और कौन है वो बुरी शक्तियां जिनसे बचाना है इसे। चेतन कमरे में खड़ा हाथ में तारक जल लिए ये सब सोच ही रहा था कि तभी वीर सिंह ने चेतन की ओर देखते हुए कहा, चेतन, इस तारक जल को वापस बक्से में ही रखना बेहतर होगा। इस पर चेतन ने कहा, सही कह रहे हो वीर सिंह, वापस तो रखना ही चाहिए, पर यहाँ नहीं बल्कि मंदिर में। वास्तव में देखा जाए तो ये बॉक्स मंदिर की ही संपत्ति है। ये कहकर चेतन उस तारक जल की शीशी को वापस बॉक्स में रखने ही वाला था कि अचानक वीर सिंह थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, रुको चेतन। वीर सिंह की आवाज सुनकर चेतन और माही चौंक गए। तभी वीर सिंह ने कहा, मेरा मानना यह है चेतन कि ये बॉक्स हमने खोला है, इसे इसी स्थान पर खोला है, इस निशान की वजह से खोला है, और तो और चाबी भी हमें इसी घर में मिली है। चित्रलेखा किताब ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है और ये इसी किताब का इशारा था कि तुम इस बॉक्स को यहाँ ले आए, और जब ले ही आए हो तो वापसी क्यों? ये बॉक्स यहीं रहेगा, इस चित्रलेखा किताब के पास। ये सुनकर चेतन भी वीर सिंह की ओर बढ़ा और बोला, वीर सिंह, ये बॉक्स मंदिर के गर्भगृह में वापस रखा जाना चाहिए। वीर सिंह और चेतन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और तभी चेतन माही से सवाल करता है, तुम्हें क्या लगता है माही,
ये बक्सा कहाँ रखा जाना चाहिए, गर्भगृह में या फिर यहाँ इस घर में? ये सुनकर माही पहले चेतन की तरफ देखती है और फिर वीर सिंह की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। माही कुछ कहती कि तभी कमरे के बाहर अचानक से बादल गरजने लगे। इस पर माही ने कहा, ये मौसम को क्या हुआ, अभी तक तो ठीक था। ये बोलते ही माही तेजी से आंगन की ओर भागी। माहौल को बदलते देख वीर सिंह और चेतन भी कमरे से बाहर की ओर आए और उन्होंने देखा कि अभी अभी जो ग्रहण छटा था वहाँ फिर से अंधेरा छाने लगा है। भरी दोपहरी इस तरह मौसम को बदलते देख माही ने वीर सिंह से कहा, भैया ये अचानक आंधी तूफान जैसा माहौल क्यों बन रहा है? वीर सिंह इससे पहले कोई जवाब दे पाता, देखते ही देखते पूरे माहौल में काला घना अंधेरा छा गया। खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगी। बदले मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था मानो अमावस्या की काली गहरी रात का कोई पहर वीर सिंह के आंगन में उतर आया हो। चेतन, वीर सिंह और माही मौसम का रुख समझ पाते इससे पहले ही हवाओं के बीच पूरे आंगन में साए साए कर हवा चलने लगी। पूरा आंगन गहरी काली रात में बदल गया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता एक बड़ी सी परछाई आंगन से लगी दीवार पर उभरने लगी। माहौल में आंधी तूफान के साथ तेज तेज बिजली कड़कने लगी और उस कड़कती बिजली की रोशनी में वो एक परछाई जो अब तक आंगन से लगी दीवार पर उभरी थी वो आकार लेने लगी। परछाई के आकार लेते ही पूरे माहौल में रात की रानी के फूल की खुशबू तेज हो गई। धीमे धीमे पायल की छम छम और हवा की साए साए से एक अजीब सा शोर आंगन में गूंजने लगा और तभी वो परछाई जोर से चिल्लाई, ये तारक जल मुझे चाहिए, ये तारक जल मुझे दे दे चेतन। ये परछाई जो बिजली के कड़कने के साथ दीवार पर उभरी थी ये कोई और नहीं बल्कि खूनी वधू थी। खूनी वधू की चेतावनी को कोई समझ पाता उससे पहले अचानक पूरे माहौल में तेज तेज रोने की आवाजें गूंजने लगी। रात की रानी की खुशबू अभी भी पूरे माहौल में जस की तस थी, लेकिन आवाज रुआसी होने लगी थी, जिसे सुन चेतन समझ चुका था कि ये चित्रलेखा है। चेतन कुछ कहता उससे पहले ही चित्रलेखा ने रोते हुए कहा, तुम्हें कहा था ना चेतन, यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। ये कहते हुए चित्रलेखा वहां से गायब हो गई और एक नई परछाई उभरने लगी। उस परछाई में लावण्या की झलक दिखाई देने लगी। इसे देख चेतन चौंका। पूरा माहौल जो अभी भी काले अंधेरे में ढला हुआ था उसमें तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ एक तीखी हंसी गूंज गई। देखते ही देखते एक चीख वहां गूंज उठी, इस तारक जल पर मेरा अधिकार है चेतन, इसे मुझे दे दे, ये तारक जल मेरे हवाले कर दे। ये कहते ही लावण्या की झलक भी धुंधली हो गई। एक एक पल में आंखों के सामने इन परछाइयों को बदलते देख चेतन, माही और वीर सिंह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है कि तभी एक और परछाई उभरी और चीखते हुए बोली, इसे लेकर अतीत में आ चेतन, मेरी चेतावनियों के बाद भी तूने कुछ नहीं सीखा। ये बोलते ही वो सभी परछाई एक एक कर कभी दीवार पर उभरने लगती तो कभी उनके चेहरे कड़कती बिजली की रोशनी में चमकने लगते। पूरा आंगन बार बार उन्हीं चीखों से गूंजने लगा, तारक जल मुझे दे दे, इसे लेकर अतीत में आ। और इन सब के बीच चित्रलेखा की भी दबी हुई आवाज आ रही थी, चले जाओ हर्ष, इन सब से दूर चले जाओ। दीवारों पर एक एक कर 3 परछाइयां रह रह कर उभर रही थी। 3 चेहरों में चेतन खूनी वधू और लावण्या के चेहरे को पहचान चुका था, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। इतनी सारी चेतावनियों के शोर के बीच चेतन ने एकाएक अपनी मुट्ठी को जोर से बंद किया तो देखा माहौल में फैला शोर और तूफान थमने लगा। बिजली का कड़कना भी शांत हो गया। चेतन की मुट्ठी में तारक जल की शीशी थी। चेतन ने महसूस किया कि तारक जल की शीशी को मुट्ठी में दबाते ही पूरा माहौल जो अमावस्या के काले अंधेरे में ढला हुआ था वो एकाएक सूरज की रोशनी सा चमक उठा। इसी बीच चेतन ने अपना हाथ बढ़ाया और चिल्लाते हुए बोला, तारक जल का रक्षक हूँ मैं, सिर्फ मैं इसकी सदैव रक्षा करूंगा और किसी भी बुरी शक्तियों के हाथ में इसे नहीं जाने दूंगा।
चेतन के इतना कहते ही पूरे माहौल में एक अजीब सी शांति फैल गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो, और आंगन में उभरी तीनों परछाइयां भी खुद ब खुद गायब हो गई। तीनों ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। माही ने तुरंत कहा, इसका मतलब ये है कि बुरी शक्तियों को भी इस तारक जल के बारे में पता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आया कि अगर उन्हें पता था कि इस बॉक्स में तारक जल है तो उन्होंने खुद इसे पाने का प्रयास क्यों नहीं किया। इस पर चेतन ने कहा, क्योंकि ये बुरी शक्तियां भी जानती है कि इस तारक जल को सिर्फ मैं ही निकाल सकता था, क्योंकि मैं रक्षक हूँ। इतने में वीर सिंह ने चेतन से सवाल किया, तो कहाँ रखना है अब इसे चेतन? इस पर चेतन ने खुद से कहा, इसे हमारी नजरों के सामने ही रखना होगा, मेरी निगरानी में, और मुझे इसकी रक्षा करनी ही होगी। ये कहकर चेतन और वीर सिंह बॉक्स को वापस चित्रलेखा किताब के पास रखकर जैसे ही मुड़ते हैं वैसे ही चेतन का फोन बजता है। चेतन तुरंत अपनी जेब से फोन निकालता है। स्क्रीन पर नाम देखकर एक लंबे समय के बाद चेतन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फोन उठाते ही चेतन घर से बाहर निकलते हुए कहता है, हेलो भाई साहब, याद आ गई दोस्त की तुम्हें? मुंबई में था तो एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब हमने साथ बैठकर डिबेट ना की हो, पर देखो मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने फूलपुर क्या आया, तुम्हें तो याद ही नहीं आई हमारी। चेतन अपने दोस्त को छेड़ ही रहा था कि तभी फोन की दूसरी ओर से आवाज आई, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, बॉस को तो तू जानता है ना, क्या बताऊं अब। ये सुनकर चेतन जोर से हंसा, लेकिन वो आगे कुछ और कहता इससे पहले ही फोन की दूसरी ओर से आवाज आई, अच्छा सुनना यार, तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि तूने जो काम कहा था ना, वो काम हो गया है। पिछले कुछ दिनों में मैंने काफी कुछ पता लगाया है, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि शायद तेरा कुछ काम बन जाए। इस पर चेतन ने उत्सुकतावश कहा, हाँ बोलना यार, मैं सुन रहा हूँ। तभी चेतन के दोस्त ने कहा, तुम्हारा शक सही था चेतन, तुम्हारे फूलपुर जाने से पहले यहाँ कोई आया था जो बॉस से मिला था, और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह पाता, लेकिन मेरे हाथ कुछ लगा है, जिसके बाद आई एम श्योर तुझे फूलपुर भेजना बॉस का नहीं किसी और का प्लान था। ये सुनकर चेतन ने चौंकते हुए पूछा, ऐसा क्या मिला है तुझे? इस पर दूसरी ओर से आवाज आई, तेरे कहने के बाद मैंने काफी दिनों तक छानबीन की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे तेरे शक को मैं यकीन में बदल पाता। लेकिन कल जब बॉस ने मुझे फोन कर अपने केबिन से एक फाइल फैक्स करने के लिए कहा, तब मैं उनकी गैर मौजूदगी में इस काम के लिए उनके केबिन में गया, और वहां मुझे उन फाइल्स के ठीक नीचे एक अजीब सा लेटर मिला जिस पर बॉस के साइन थे। वो लेटर कोई सामान्य लेटर नहीं था, बल्कि देखने में वो एक आदेश पत्र की तरह था। ये सुनते ही चेतन ने आश्चर्य से पूछा, आदेश पत्र? क्या लिखा था उस पत्र पर? जवाब देते हुए उसका दोस्त बोला, उस पर साफ अक्षरों में ये लिखा था कि चेतन को ही फूलपुर के काल भैरव मंदिर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए भेजा जाए। ये सुनते ही चेतन का माथा ठनका और उसने झटके से पूछा, अच्छा सुनो, ये बता पाओगे कि किसने भेजा था ये आदेश पत्र, या कुछ भी, कोई तस्वीर, कोई नाम? इस पर चेतन के दोस्त ने कहा, मुश्किल तो नहीं है नाम पहचान निकालना, बस दिक्कत एक ही है कि बॉस को इसकी खबर न लग जाए। इस पर चेतन ने कुछ सोचते हुए कहा, सीसीटीवी से उसकी तस्वीर निकल जाएगी यार, तू ट्राई करना एक बार, नाम, पता, फोटो कुछ भी मिल जाए तो आगे का काम ना मैं निपटा लूंगा। ये सुनते ही चेतन के कलीग ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, शाम तक तुझे नाम, पता या कोई तस्वीर भेजने की। ये कहकर चेतन के दोस्त ने फोन रखा और चेतन ने देखा कि बात करते हुए वो घर से काफी दूर आ गया था। जहां इधर चेतन ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कौन हो सकता है वो आदमी जो आदेश पत्र लेकर आया था, तो वहीं दूसरी ओर फूलपुर गांव में ही अपने कमरे में लैपटॉप खोलकर बैठा ट्रैवल ब्लॉगर रॉकी शिकायती अंदाज में बड़बड़ाया जा रहा था। इस गांव ने तो बहुत परेशान किया है मुझे, इतनी तस्वीर खींची थी पर सबकी सब धुंधली, एक फोटो मिली भी तो वो भी अजीब सी, पता नहीं क्या जगह है ये। बड़बड़ाते हुए रॉकी ने लैपटॉप में जैसे ही फोटोज वाले फोल्डर पर क्लिक किया, सामने कुछ ऐसा उभरा कि उसे देखकर वो जोर से चिल्लाया, ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये धुंधली फोटोज अब साफ कैसे दिख रही है? उसने फटाफट एक एक फोटो को लैपटॉप में जूम करके देखना शुरू किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सारी फोटोज वो थी ही नहीं जो रॉकी ने वास्तव में खींची थी। ये तस्वीरें अजीब तो थी ही, लेकिन रहस्यमयी भी थी।
मानो वो तस्वीरें रॉकी को कुछ बताना चाह रहे हो। रॉकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचने लगा, बे यार, अब तक तो ये सब हॉरर फिल्मों में ही देखा था, पर अब तो लग रहा है कि मैं खुद ही हॉरर शो में फंस गया हूँ। फोटोज देखने के बाद रॉकी काफी देर तक कमरे में यूं ही टहलता रहा। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल उमड़ रहे थे। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन तस्वीरों में ये लोग कौन हैं। हाथ में कॉफी का मग लिए रॉकी कभी उन तस्वीरों को देखता तो कभी बालकनी में जाकर कुछ सोचने लगता कि तभी एकाएक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। रॉकी ने फटाफट कॉफी मग को टेबल पर रखते हुए उन फोटोज को देखा और हिम्मत दिखाते हुए खुद से बोला, आखिर ये फोटोज मुझे ही क्यों दिखी? व्हाट इफ ये फोटोज मुझे कोई अलग ही एंगल बताने की कोशिश कर रही हो? कोई नई कहानी, कुछ ऐसा जो सिर्फ मुझे बताना चाह रही हो? क्या ये मेरे ब्लॉग के लिए मसाला हो सकता है? इस दिशा में क्यों नहीं सोचा मैंने? रॉकी खुद से बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, अरे रॉकी, नेचुरल फोटोज तो सभी देखते हैं, पर कैसा हो अगर मेरे ब्लॉग में उन्हें हॉरर का तड़का मिल जाए? तू तो रातों रात हिट हो जाएगा रॉकी। मिलियन व्यूज, डॉलर्स ही डॉलर्स। क्या यार, फूलपुर तुझे चांस दे रहा है और तू डाउट में ही मारा जा रहा है रॉकी। सब सेट है रॉकी, बस थोड़ा काम और कर ले, फिर दर दर भटकना हमेशा के लिए बंद। बस आज एक काम करता हूँ, मिलता हूँ कुछ लोगों से, गांव और इस फोटो से जुड़ी थोड़ी और जानकारी जुटा लेता हूँ, शायद थोड़ा मसाला मिल जाए अपनी कहानी के लिए। ये बोलते हुए रॉकी ने फटाफट अपने लैपटॉप को समेटा और कुछ और जानकारी जुटाने के लिए गांव की ओर निकल गया। काफी दिनों के बाद वीर सिंह के घर सभी शाम के खाने के लिए एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन माहौल में अभी भी सन्नाटा था। चेतन और वीर सिंह आमने सामने बैठे थे कि तभी अचानक माही सन्नाटे को भंग करते हुए वहां आई और बोली, चेतन, तुम्हारा फोन बज रहा है कब से, ये लो बात करो। चेतन ने माही के हाथ से फोन लिया और फोन देखकर कहा, इतनी सारी मिस्ड कॉल्स? ये कहते ही चेतन ने अपने दोस्त को फोन लगा दिया, जिसने सुबह कहा था कि वो चेतन को कुछ भेजेगा। चेतन के नंबर डायल करते ही उधर से आवाज आई, हेलो चेतन, कब से फोन कर रहा हूँ यार? अपने फोन में देख, मैंने एक फोटो भेजी है, देख लेना जरा कौन है। मैं तो नहीं पहचान पाया इस आदमी को, एक बार तू ही देख ले। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया। चेतन ने ये सुनते ही अपने फोन में उस मैसेज को खोला जिसमें फोटो भेजी गई थी और वो उस फोटो को डाउनलोड करने लगा। फोटो के डाउनलोड होते ही चेतन की आंखों के सामने वो तस्वीर थी। वो तस्वीर देखकर चेतन की आंखें हटी की हटी रह गई। आखिर कौन था उस फोटो में जिसे देखकर चेतन हैरान रह गया, और कैसे करेगा चेतन तारक जल की रक्षा? जानने के लिए सुने खूनी वधू सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।